चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है रियल नंबर, है ना, और जिसकी हम एक एक्सरसाइज कर चुके थे 1.1। अब हम कर रहे हैं 1.2। इसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्या ना, क्यों? क्योंकि 2 एक्सरसाइज हटा दी है एनसीईआरटी ने, जो नया सिलेबस अपडेट किया है। इसके पहले अपन 4 एक्सरसाइज पढ़ते थे, 1.4 तक हुआ करती थी आपकी बुक में, ठीक है। अब कहाँ तक रह गई है? 1.2। 2 एक्सरसाइज हटा दी है, तो जो नई बुक अपडेट हुई है ना, उसमें 2 एक्सरसाइज नहीं दिखेंगी। अगर आप पुरानी बुक रखें तो उसमें दिखेंगी, लेकिन आपको पढ़ना नहीं है क्योंकि नई बुक में अपडेट हो चुकी है 1.1 और 1.2। 1.1 में हमने क्या क्या देखा था? हमने एलसीएम निकालना देखा था, एचसीएफ निकालना देखा था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखा था, है ना, और बाकी नंबर्स के बारे में पढ़ा था, प्राइम, कंपोजिट और जो भी हमारा पूरा नंबर सिस्टम है हमने वो पढ़ चुके थे, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज नंबर 2 में क्या करेंगे? इसमें हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ करेंगे तो आप बोलेंगे प्रूफ करना तो ये तो थोड़ा थ्योरेटिकल होगा, तो मैं बोलूँगा हाँ ये थोड़ा थ्योरेटिकल है, ठीक है। एक थ्योरम है ना, उसका यूज़ करेंगे और एक हम प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ है तो बिल्कुल गिनी चुनी स्टेप रहेंगे, सिंपल, हर बार वही लगाना है, क्योंकि प्रूफ में थोड़ी अपन को कोई दिमाग लगाना पड़ता है। कुछ स्टेप्स रहती हैं जिनको हर बार फॉलो करना रहता है और प्रूफ हो जाता है। जैसे पाइथागोरस थ्योरम है, उसका एक ही प्रूफ है, एक तरीके से हम सीक्वेंस वाइज प्रूफ कर देते हैं और आंसर आ जाता है हमारा। तो इसमें हमें कोई सिस्टम फॉलो नहीं करना रहता, एक गिनी चुनी स्टेप है और उनसे हम प्रूफ कर देते हैं। चलिए, तो उससे पहले जरा कौन सी एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं हम? 1.2, चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्लास 10, नाम चैप्टर का रियल नंबर, ठीक है। उससे पहले एक थ्योरम आएगी शुरू करने से पहले, जिस थ्योरम का हमारी सेकंड एक्सरसाइज में काम है। थ्योरम ये लिखी हुई है, लेकिन थ्योरम लिखी होने से पहले, उससे पहले मुझे आपको नंबर बताना पड़ेगा, है ना, कि क्या कौन कौन से वर्ड यूज़ हो रहे हैं, नहीं तो थ्योरम कैसे समझ में आएगी आपको। कोई भी चीज़ समझने के लिए सबसे पहले उसमें जो भी वर्ड यूज़ हो रहे हैं जिनकी लिंक मैथमेटिक्स से है, जैसे इसमें देखो प्राइम नंबर वर्ड यूज़ हो रहा है, ठीक है, और बस एक प्राइम नंबर ही है ना, तो प्राइम नंबर है तो आपको मालूम होना चाहिए प्राइम नंबर क्या है। ऊपर हेडिंग लिखी है रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर। रिविजिटिंग का मतलब फिर से इर्रेशनल नंबर के बारे में बताओ। तो क्या ना, हम पहले कब पढ़ चुके थे? हम बोलेंगे पहले हम क्लास 9th में इसके बारे में पढ़ चुके, बहुत डिटेल में, है ना। क्लास 9th में पहला चैप्टर भी यही था, नंबर सिस्टम, तो उसमें हमने रैशनल और इर्रेशनल के बारे में पढ़ा था। तो शुरू कर रहे हैं। उससे पहले जो जो वर्ड यूज़ होने वाले हैं, जिनके बारे में हमें जानकारी होना जरूरी है, नहीं तो हमारे चैप्टर में समझ में नहीं आएगा, तो उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ, है ना। नंबर सिस्टम के बारे में कौन कौन से नंबर होते हैं हमारे पास, ये मैंने लेक्चर 1 में इंट्रोडक्शन के स्टार्टिंग में सबसे पहले बता दिया था, है ना, तो आप उसको एक बार देख लेना। हमने क्या करा? हमने रियल नंबर कौन से होते हैं? वो सारे नंबर जो नंबर लाइन पर पाए जाते हैं उसको हम रियल नंबर बोलते हैं। नंबर लाइन रहती है, इसका सेंटर कहाँ पे रहता है? 0 पे। फिर राइट हैंड साइड पे जो नंबर होते हैं उनको मैं पॉजिटिव नंबर बोलता हूँ। ये नंबर कहाँ तक चलते हैं? प्लस इन्फिनिटी तक। 0 के इस साइड जो नंबर रहते हैं उनको मैं नेगेटिव नंबर से बोलता हूँ, -1, -2, -3। और ये नंबर कहानी कहाँ तक चलती है? माइनस इन्फिनिटी तक। और ये कहानी कहाँ तक चलती है? प्लस इन्फिनिटी तक। 0 के उस साइड प्लस, 0 के इस साइड माइनस। 0 के जो राइट हैंड साइड वाले नंबर रहते हैं इनको मैं बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। 0 के जो लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर रहते हैं इनको मैं नेगेटिव इंटीजर्स बोलता हूँ, है ना। और जो 0 रहता है इसका नाम क्या रहता है? क्या ना, ये 0 इंटीजर बोलते हैं इसे, 0 इंटीजर। मतलब ये पॉजिटिव में नहीं आता, नहीं ना, ये पॉजिटिव में आता ना नेगेटिव में आता, ये अपने आप में खेलता है ना, कि ना मैं इनके साथ जाऊंगा ना इनके साथ। मैं इसलिए आया हूँ ताकि मैं 2 हिस्से कर सकूँ नंबर लाइन के, इस साइड वाले नंबर पॉजिटिव इंटीजर, इस साइड वाले नंबर नेगेटिव इंटीजर, बीच में मैं, ठीक है। तो ये होता है। तो 0 कभी पॉजिटिव और नेगेटिव, कोई बोले कि 0 का साइन क्या ना पॉजिटिव में आता है ना नेगेटिव में आता है। पहली बात ये क्लियर हो गई। इस नंबर लाइन पर जितने भी नंबर पाए जाते हैं उनको मैं रियल नंबर बोलता हूँ। दूसरी बात क्लियर हो गई, रियल नंबर जिनका हम यूज़ डेली लाइफ में करते रहते हैं, ठीक है। तो क्या ना आपको यही नंबर देखना है? तो मैं बोलूँगा नहीं, आपको देखो यहाँ पे √2 भी दिखेगा, √2 यहाँ पे √2 दिख जाएगा। √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414। आपने, मुझे याद है, आपने याद कर ली होगी, मैंने आपको बोल दिया था, ये 12 तक आपका पीछे नहीं छोड़ेगी √2 की वैल्यू, है ना। पाई की वैल्यू कितनी रहती है? पाई की वैल्यू रहती है, यहाँ पे पाई मिलेगा क्योंकि पाई की वैल्यू रहती है 3.141। 3 और 4 के बीच में मिलेगा पाई। देखो मैंने 3 और 4 के बीच में कहीं भी पाई डाल दिया। इसका मतलब है कि इस पे तो नंबर लाइन पर रियल नंबर भी मिलते हैं, और ये जो नंबर लाइन है इस पे जितने भी नंबर पाए जाते हैं उनको रियल नंबर बोलता हूँ। मैंने कहा हाँ, तो इस पे तो रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर पाए जा रहे हैं, तो मैं बोलूँगा हाँ, तो रैशनल और इरेशनल नंबर मिलकर रियल नंबर लाइन बनाते हैं, है ना। तो रियल नंबर कौन से होते हैं? कोई आपसे डेफिनेशन पूछे तो साफ बोलना कि वो सारे नंबर जो नंबर लाइन पर पाए जाते हैं उनको रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। रियल मतलब जो एग्जिस्ट करते हैं। क्या ना, रियल के अलावा और कौन से नंबर होते हैं? क्या ना, इमेजिनरी नंबर भी होते हैं जो इमेजिनेशन में है, रियल में नहीं है, हमने सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए उनको बनाया। क्या ना, इनके बारे में हमें नहीं पता चला तो आपको अभी पता चलेगा भी नहीं, आपको नेक्स्ट ईयर में पता चलेगा। क्लास 11th में आते हैं इमेजिनरी नंबर, ठीक है। क्लास 10 तक हमारे पास रियल नंबर है। चलिए, रियल नंबर के हमने 2 हिस्से करे। किसके? रियल नंबर के हमने 2 हिस्से करे, तो आधे इसमें चले गए होंगे, आधे नंबर इसमें आ गए होंगे। तो पहला हिस्सा किसका हुआ? पहला नंबर हिस्सा हुआ रैशनल नंबर का।
रैशनल नंबर। और दूसरा हिस्से का नाम क्या रखा मैंने, इर्रेशनल नंबर, IRRATIONAL, इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर को किस तरह नोट करते हैं, तो मैं बोलूँगा क्यू से नोट करते हैं। इर्रेशनल नंबर को किस तरह नोट करते हैं, क्या ना क्यू ऊपर डैश लगा देते हैं, तो क्यू डैश से डिनोट करते हैं, क्या ना। चलिए सिंबल पे जरूर खेलना है, तो क्या ना रियल नंबर को किस तरह डिनोट करते हैं, क्या ना आर से डिनोट करते हैं। जैसे जैसे आप बड़ी क्लास में आते जाएंगे, 9 से 10th में आए, 10 से जब 11th तो 12th में जाएंगे, तो आपको इर्रेशनल नंबर लिखा नहीं आएगा, वो क्यू डैश लिख के छोड़ के चले जाएंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि क्यू डैश मतलब इर्रेशनल नंबर के बारे में बात चल रही है, तो सिंबल पे सबसे ज्यादा ध्यान देना, इन्हीं में खेलना है हमें, ठीक है। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं, तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन लिखें। वो सारे नंबर मैं हिंदी में बताता हूँ। क्या हमारे पास इंटीजर तो आ ही चुके थे, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, और जीरो इंटीजर भी आ चुका था। तो लोगों ने क्या करा कि और इसको आगे बढ़ाया कि हमारा नंबर सिस्टम में क्या आ गया, नेचुरल नंबर आ गया, होल नंबर आ गया, इंटीजर आ गया, इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर आ गया, नेगेटिव इंटीजर आ गया, जीरो इंटीजर आ गया। फिर उन्होंने कहा और एक्सपेंड करते हैं, उनके पास टाइम था, तो उन्होंने क्या करा, दो इंटीजर को डिवाइड करा। देखो 6 एक इंटीजर है, 2 भी एक इंटीजर है, उन्होंने डिवाइड करा, तो डिवाइड करा तो कुछ आंसर मिल गया, क्या ना 3 मिल गया, डिवाइड हो गया, क्योंकि 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, आंसर 3 आ गया। क्या ना, हाँ ये तो नेचुरल में भी आ रहा है, होल में भी आ रहा है, इंटीजर में भी आ रहा है, मुझे मालूम है इसका आंसर, ये नेचुरल में भी है, होल में भी है, इंटीजर में भी है। लेकिन उन्होंने क्या करा, एक दिन किसी ने बैठे बैठे 6 को 5 से डिवाइड कर दिया। अब 6 को 5 से डिवाइड कर दिया तो अब ये सॉल्व होने नहीं वाला। अब ये जो नंबर है 6/5, ये किसी में नहीं आया, ना नेचुरल में आता, ना होल में आता, ना इंटीजर में आता। फिर क्या ना क्या करें, तो उन्होंने एक नया नंबर बनाया, नया नंबर सिस्टम बनाया। मतलब नंबर सिस्टम वही था, उसमें एक और नंबर का इजाद किया। उस नंबर का नाम रखा उन्होंने क्या, रैशनल नंबर। क्या, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर इसका मतलब है कब बनते हैं, जब हम दो इंटीजर को डिवाइड करते हैं। तो दो इंटीजर में तो इंटीजर तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, तो मैंने कहा हाँ, कल को अगर आप -6 और 5 ले लेंगे तब भी ये रैशनल नंबर कहलाएगा। क्या ना भैया, अगर मैंने -3 और -2 ले लिया तब भी रैशनल नंबर कहलाएगा, बिल्कुल, क्योंकि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, दोनों इंटीजर होने चाहिए। बस एक शर्त रहना कि नीचे वाला बंदा जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्या ना, क्यों, क्योंकि कल को अगर 5 के नीचे आपने जीरो बिठा दिया, क्या ना, ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, ऊपर वाला भी इंटीजर और नीचे वाला भी इंटीजर, तो क्वेश्चन अनडिफाइन हो जाएगा। क्यों, किसी भी नंबर के नीचे जीरो हो जाता है तो उसका मतलब होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब होता है नॉट डिफाइंड, क्या ना, अभी डिफाइन नहीं है। हम इसका आंसर इन्फिनिटी पर छोड़कर खत्म कर देते हैं, क्या ना, हाँ इसका आंसर होगा कुछ बहुत बड़ा, हमें नहीं मालूम, तो हमने इसे इन्फिनिटी सिंबल बना दिया, क्या ना, ये इसका आंसर है, ठीक है। क्योंकि मना थोड़ी कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी लिखोगे हमें आंसर नहीं पता, ठीक है, तो हम क्या लिख देते हैं, इन्फिनिटी लिख देते हैं। इन्फिनिटी मतलब नॉट डिफाइन, अभी डिफाइन नहीं हुआ है, कर रहे हैं लोग डिफाइन, है ना, सोच रहे हैं अभी आंसर मिल जाएगा तो हम पढ़ने लगेंगे, अभी हमारे पास इसका कोई आंसर नहीं है। 5/0 क्या होता है, इन्फिनिटी नॉट डिफाइन। तो क्या ना, नीचे जीरो मत लेना, नहीं तो फिर आंसर ही नहीं होगा, फिर थोड़ी हम खेलेंगे, ठीक है। बाकी आप कोई भी दो इंटीजर लो, उनको डिवाइड करो, तो आपको क्या मिल जाएगा, रैशनल नंबर मिल जाएगा, क्या ना। फिर तो ये भी रैशनल नंबर हुआ, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर डिवाइड करा है मैंने, देखो 6 और 2, मैंने बोला हाँ ये रैशनल नंबर है, ये नेचुरल में भी आ रहा है, होल में भी आ रहा है, इंटीजर भी आ रहा है, रैशनल नंबर भी कहलाएगा, ठीक है। तो कल को जीरो अगर किसी ने बोल दिया तो ये रैशनल नंबर है, मैं बोलूंगा हाँ, क्योंकि जीरो को मैं 0/1 लिख सकता हूं। तो किसी भी नंबर को जिसको अपन P/Q के फॉर्म में लिख पा रहा है, P/Q का मतलब है ऊपर वाले बंदे को P बोलेंगे, नीचे वाले बंदे को Q बोल देंगे। P/Q के फॉर्म में लिख पा रहे हो, है ना, जहाँ पे P और Q इंटीजर है, मतलब ऊपर वाला भी इंटीजर है, नीचे वाला भी इंटीजर है, तो उसमें रैशनल नंबर बोलूंगा। और यहाँ पे नीचे वाली पार्टी के बारे में बता देना कि यहाँ पे Q 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। नहीं तो फिर आप बोलोगे आपने तो जो बताया वो स्टेटमेंट ही लागू नहीं हो रहा, नीचे की 0 ले लिया। तो मैंने पहले ही बोल दिया कि नीचे 0 मत लेना। तो आपने देखा कि रैशनल नंबर क्यों बने दुनिया में, क्योंकि जब किसी ने दो इंटीजर को डिवाइड करा तो एक नया नंबर मिला जो किसी में नहीं था, तो उन्होंने रैशनल नंबर का इजाद किया और बोला कि ये जो नंबर है, जब दो इंटीजर को डिवाइड करोगे तो उनको हम रैशनल नंबर बोलेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या रहती है, तो जरा ध्यान से देखें, पूरे टाइम यही चलेगी। एनी नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। P/Q मतलब ऊपर भी कुछ नीचे भी कुछ, इसे न्यूमरेटर बोलते हैं, इसे डिनोमिनेटर बोलते हैं, ये आपको मालूम है। नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर। इंटीजर मतलब कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, है ना, एंड Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो वो किसकी डेफिनेशन है, रैशनल नंबर की। तो वो नंबर क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। किस तरह नोट करते हैं, Q से नोट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो, एग्जाम्पल के तौर पे आप कुछ भी ले लो, 6/5 ले लो, है ना, -3/2 ले लो, 0 ले लो, 1 ले लो, 5 ले लो, है ना, 6/9 ले लो, ये सारे क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर कहलाएंगे, कि ऊपर भी इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर है, ठीक है। ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन हो गई। क्या ना भैया, ये तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं ना, मैं बोलूँगा हाँ,
तो क्या ना अभी भी हम यही पढ़ेंगे? तो मैं बोलूँगा हाँ ये सही डेफिनेशन है, लेकिन अब हम थोड़ा से और एक्सपेंड करेंगे। और एक्सपेंड मतलब और अच्छे से लिखेंगे और अच्छे से, मतलब ये आपने इंग्लिश में लिख दिया पूरा, एनी नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। क्या ना इसे मैथमेटिक्स में लिखना चाह रहे हैं हम, क्यों? क्योंकि अब हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। पहले हम 9th में थे, अब 10th में आ गए। मैंने बोला धीरे धीरे सिंबल पे खेलना शुरू करेंगे। तो अब देखो इसे मैथमेटिक्स में कैसे लिखा होता है। तो अभी तक आपको ये वाली जानकारी थी नहीं थी तो मैंने दे दी, लेकिन अब जो आपको जानकारी दे रहा हूँ इसको जरूर याद रखना, क्योंकि आप क्लास 10th में आ गए हैं। रैशनल नंबर को किस तरह नोट करते हैं? क्यू से। करली ब्रैकेट में लिखा, क्या डेफिनेशन है कि किसी भी नंबर को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख पा रहा है तो वो रैशनल नंबर कहलाएगा। तो मैंने बोला पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख पा रहा है किसी नंबर को, है ना। यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं, इसका मतलब रहता है सच दैट मतलब जहां पर पी और क्यू क्या है, पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर का सिंबल आई, इंटीजर को किस तरह नोट करते हैं? आई से। पी और क्यू इसका मतलब क्या रहता है साइन का, इसका साइन का रहता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब मैं इस फैमिली से बिलोंग करता हूं, मतलब मैं इस फैमिली का मेंबर, यही बोला जाता है। तो पी और क्यू किस फैमिली के मेंबर है? इंटीजर के, मतलब पी और क्यू क्या है? इंटीजर है। सिंपल बात इतना, बिलोंग्स टू मतलब पी और क्यू इंटीजर है, ठीक है। और एक और कॉमा लगा के एक चीज और लिखूंगा, क्या, जो कि सबसे जरूरी है कि क्या, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो नहीं है, क्या ना। इतनी बड़े इंग्लिश की लाइन को आपने मैथमेटिक्स में ऐसे लिखते हैं? तो मैं बोलूंगा बिल्कुल। देखो मैंने कहीं पे भी इंग्लिश वर्ड यूज नहीं करा, पूरा मैथमेटिक्स सिंबल यूज करे और आंसर लिख दिया। देखो कोई भी नंबर जैसे मैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख पा रहा हूं, जहां पर पी और क्यू इंटीजर है और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, तो उस नंबर को मैं रैशनल नंबर कहूंगा। सामने ना क्यू बैठा दिया मैंने। अब आपको 12th तक यही डेफिनेशन लिखनी है, कोई आपसे पूछे यही लिखनी है। इंग्लिश में बोले तो वही जो आपने मैथमेटिक्स में लिखा उसी को इंग्लिश में लिख देंगे। ये बात समझ में आई? ठीक है। अभी तक 9 तक नहीं कराई जाती थी, ये 10 तक में शुरू हो जाती, ठीक है। तो आपको रैशनल नंबर के बारे में जानकारी मिल गई। अब इर्रेशनल नंबर के बारे में जानकारी दो। तो दोज नंबर विच आर नॉट रैशनल आर इर्रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि नंबर आपके पास दो ही है, रैशनल और इर्रेशनल। रियल नंबर को आपने दो हिस्से करे, रैशनल होगा या इर्रेशनल होगा। अब जो नंबर रैशनल में नहीं आया तो वो किस में चले जाएंगे? इर्रेशनल में। तो क्या ना इसकी डेफिनेशन यही है, बिल्कुल इसकी डेफिनेशन यही है ना। जो नंबर रैशनल नहीं कहलाते वो इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे, ठीक है। क्या ना और डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या लिखेंगे? तो ऐसे ऐसे लिख देते हैं, एनी नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू कैन नॉट बी आ जाता है। इर्रेशनल नंबर में क्या जाएगा? एनी नंबर कैन नॉट बी रिटन रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। और जहां पे वही आगे का पी है और क्यू इंटीजर है और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, बिल्कुल डिट्टो सेम लाइन। बस यहाँ पे क्या आ गया? कैन नॉट आ गया, जबकि यहाँ पे कैन था। मतलब ऐसे नंबर जिनको मैं लिख पा रहा हूँ, ऐसे नंबर जिनको मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। क्या ना इसके एग्जाम्पल दो भैया, इसके एग्जाम्पल से समझ में आता है। क्या ना मैं तो हर नंबर को लिख सकता हूँ, मैं बोलूँगा नहीं लिख सकते। आप देखो √2 लिया मैंने, अब बोलोगे √2 को मैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख तो पा रहा हूँ, नीचे मैंने 1 लिख दिया है ना। लेकिन आगे की डेफिनेशन क्या है? पी अपॉन क्यू में लिखना ही काफी नहीं है, पी और क्यू क्या होने चाहिए? इंटीजर। तो आप बोलोगे है ना नीचे वाला इंटीजर, तो मैं बोलूंगा ऊपर वाला। √2 इंटीजर में कहां आता है? देखो कहीं √2 इंटीजर में आता है क्या? इंटीजर क्या होते हैं? 1 2 3 4 -1 -2 3 4 है ना, 0, ये सारे इंटीजर होते हैं। तो √2 तो इंटीजर में नहीं आता, तो नीचे वाले से काफी नहीं होगा इंटीजर होना, दोनों का इंटीजर होना काफी है। तो ये रैशनल नंबर है, मैं बोलूंगा हाँ। तो कहना और कोई एग्जाम्पल तो मैं बोलूंगा √3 अपॉन 1। अब जन जरूरी नहीं है 1 ले लो, आप 2 ले लो। देखो ये इर्रेशनल नंबर है। अब सबसे फेमस इर्रेशनल नंबर होता है पाई। क्या होता है? पाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.141। ये अप्रॉक्स वैल्यू रहती है। पाई की कितनी वैल्यू रहती है भाई? 3.141, ये अप्रॉक्स वैल्यू रहती है। पाई की वैल्यू तो ट्रिलियन वर्ड्स तक चलती है, आप लिखना शुरू करेंगे खत्म नहीं होगी, है ना। तो क्या ना पाई की वैल्यू भैया 22/7 भी तो होती है, तो मैं बोलूंगा वो भी अप्रॉक्स वैल्यू रहती है। अप्रॉक्स, कभी भी आप बोलो कि पाई की वैल्यू 22/7 तो एक वर्ड जोड़ देना अप्रॉक्स वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती पाई की 22/7, ठीक है। हाँ अप्रॉक्स होती है। अप्रॉक्स मतलब लगभग, उसके पास सबसे 22/7 है, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 3.141 और पाई 22/7 की वैल्यू होती है 3.142। देखो 22/7 बड़ा है, जस्ट बड़ा है, लेकिन बड़ा तो है ना, ठीक है। तो याद रखना, तो पाई की कभी भी आंसर दो तो 22/7 बोलने के बाद अप्रॉक्स लिख दिया करें, नहीं तो गलत है वो, है ना, एग्जैक्ट बोलेंगे आप तो ये हो गया। तो क्या ना ये इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन होगा, मैंने कहा बिल्कुल इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन हो गई। तो आपने क्या देखा भाई? अब मिटा के लिखता हूं कि रियल नंबर के आपने दो हिस्से करे, कौन कौन से? एक रैशनल और एक इर्रेशनल। रैशनल को आपने क्यू से डिनोट करा, इर्रेशनल को आपने क्यू डेनस से डिनोट करा। अब देखो, आप समझ गए? क्या समझ गए? कि देखो मैं अब सिंबल में खेलने लगा, मैंने ऊपर आर लिख दिया। क्यों? क्योंकि आप बड़े होते जा रहे हैं, जैसे जैसे बड़ी क्लास में जाते जाएंगे आपको सिंबल में ही खेलना है। तो आप अभी से आदत डाल लें, पहले सिंपल फिर इसके बाद एडवांस। देखो
रियल नंबर है, दो हिस्से करें, रैशनल और इरेशनल। ठीक है, रैशनल नंबर के एग्जांपल 0, 1, 2, 5/6, -2/3। इरेशनल नंबर की डेफिनेशन √2, √3, √5, ठीक है, √8, सबसे जरूरी पाई। तो कहना इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? एक चीज और बताओ ना भैया, इरेशनल नंबर की एक ऐसा बता दो कि मुझे किसी को इरेशनल नंबर बताना तो मैं झट से बता दूं। तो मैं बोलूंगा कि ना रूट के अंदर आप प्राइम नंबर बिठा दो। प्राइम नंबर आपको मालूम है जिनके दो फैक्टर होते हैं, मैं बता चुका हूँ, है ना, पिछले लेक्चर में पूरा डिटेल से। नहीं है तो एक बार विजिट कर लेना भाई, पूरे रेस्ट प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके दो फैक्टर होते हैं। वो दो फैक्टर कौन से होते हैं? एक 1 और एक वो खुद। सबसे छोटा दुनिया का प्राइम नंबर 2, उसके बाद 3, 5, 7, 9 नहीं होता, 11, 13, 15 भी नहीं होता, 17, 19, ऐसा कहानी चलते जाती प्राइम नंबर। तो अगर कभी भी आप रूट के अंदर प्राइम नंबर बैठा देंगे तो वो किसकी निशानी है? इरेशनल नंबर की। तो मैंने कल को कहना भैया मैं 11 बैठा दूंगा, मैं 13 बैठा दूंगा, तो ये इरेशनल नंबर है। मैंने कहा बिल्कुल 100%। कहना अगर रूट के अंदर मैंने कोई और नंबर बैठा दिया तो वो इरेशनल नंबर है क्या? तो मैं बोल दूंगा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो सॉल्व हो रहा है कि नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर √8 सॉल्व नहीं हो सकता। सॉल्व नहीं हो सकता मतलब ये रूट के बाहर नहीं आ सकता। तो आप बोलोगे ऐसे ऐसा भी तो लिख सकते हैं 2√2, बोलोगे लिख सकते हो, लेकिन एक रूट तो बच गया ना। अगर रूट गायब नहीं हो रहा तो वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, कहना अच्छा और एग्जांपल दो, कहना 16, √16 को मैं 4 लिख सकता हूं। देखो इसका रूट ही सॉल्व हो गया, रूट ही नहीं दिख रहा। अगर रूट ही नहीं दिख रहा तो वो इरेशनल नंबर नहीं है, वो रैशनल है। तो मैंने क्या बोला, अगर रूट के अंदर प्राइम नंबर बैठा दिया आपने तो 101% वो इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर प्राइम नंबर नहीं है तो वो रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेंगे, सॉल्व करके पता चलेगा हमें। ठीक है, प्राइम नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जिनके दो फैक्टर होते हैं उनको प्राइम नंबर बोला जाता है। ठीक है, तो अब चलो ये हो गया। आपको और कौन कौन से वर्ड यूज होने वाले हैं, तो अब जरा एक वर्ड यूज होने वाले हैं उनके बारे में और बता देता हूं मैं, है ना। क्यों ये क्यों बता रहा है? आप चैप्टर शुरू करने से पहले इतना डिटेल में क्यों दे रहा है? क्योंकि थ्योरम जब हम कुछ भी पढ़ेंगे तो जब उसमें वर्ड आएंगे मैथमेटिक्स के, प्राइम, कंपोजिट, को प्राइम, अब इनके बारे में ही जानकारी नहीं है हमें तो हम कैसे थ्योरम को समझ पाएंगे? आप बोलोगे फिर इन्होंने दी क्यों? तो मैं बोलूँगा इन्होंने ये वर्ड पहले 9th में बता दिए, 9th 8th से इनकी शुरुआत हो चुकी। अब अपने पास नहीं, अपन ने नहीं पढ़ा उस टाइम, या अपन ने ध्यान नहीं दिया, या हमें कुछ डाउट था, तो अब क्लियर करेंगे ना हम, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनके दो फैक्टर होते हैं, है ना। एनी नंबर विच हैव 2 फैक्टर, डायरेक्ट लिखेंगे हम 2 फैक्टर। और वो दो फैक्टर कौन से होते हैं? वो दो फैक्टर भी फिक्स हैं, एक 1 है और एक वो इटसेल्फ है। इटसेल्फ मतलब वो खुद। एग्जाम्पल के तौर पे आप सबसे छोटा दुनिया का प्राइम नंबर 2, फिर इसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, है ना, और फिर 11, ऐसा कहानी चलते जाएगी। मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, कभी टाइम मिले तो आप करना। क्या बोला था मैंने कि 1 से लेकर 50 तक प्राइम नंबर लिखना, कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं, तो आपको जानकारी मिलेगी कि ना 15 होते हैं। तो जब आप पहली बार लिखेंगे तो हो सकता है 20 बना दें, है ना, 20 प्राइम नंबर लिख दें, लेकिन आपको बाद में पता चलेगा ये 5 तो आपने गलत लिख दिए, है ना। तो क्योंकि उनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, है ना। चलो देखो, 2 सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और खुद से होता है, 5 सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और खुद से होता है, 11 सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और खुद से होता है, इसलिए प्राइम नंबर है। 9 प्राइम नंबर क्यों नहीं है? कहना ये 1 से तो होता ही है और खुद से तो हो गई, हर नंबर 1 और खुद से तो होता ही है, ये तो फिक्स है ना। एक दुनिया का ऐसा नंबर है जो सबको डिवाइड कर सकता है और वो खुद से तो डिवाइड हो गई, तो ये 2 तो फिक्स है। इनके अलावा देखो ये 3 से भी होता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो ये प्राइम नंबर नहीं है तो ये कौन सा नंबर है? तो फिर एक नया वर्ड आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, COM, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर। ये वो डेफिनेशन है जो आप कहीं भी किसी को भी बोलेंगे तो वो बिल्कुल सही बोलेगा, है ना। कहना प्राइम नंबर क्या होते हैं तो सीधा बोलो, कहना ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर होते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। 2 से ज़्यादा मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर ले लो, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4। क्यों? क्योंकि इसके कितने फैक्टर हैं? 3। देखो 1, 2 और 4, ये तीन लोगों से डिवाइड हो सकता है, 1 से और खुद से तो हो गई, 2 से भी हो रहा है। फिर कौन सा नंबर कंपोजिट नंबर है? 6 देख लो, 1, 2, 3, 6, चार फैक्टर हो गए इसके, 1, 2, 3, 4 फैक्टर हो गए। उन 4 फैक्टर के नाम क्या है? 1, 2, 3 और 6। ठीक है, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। फिर एक आता है, तीसरा वर्ड आएगा को प्राइम नंबर। इसका भी बहुत जिक्र होता है और लोगों को इसमें बहुत डाउट होता है को प्राइम नंबर में। कहना भैया को प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम पता है, को प्राइम क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये लिखो कि इसका दूसरा नाम होता है रिलेटिवली प्राइम नंबर। क्या? रिलेटिवली प्राइम नंबर। किसी ने आपसे पूछा कि प्राइम को प्राइम नंबर बताओ, आपने डेफिनेशन बता दी, फिर उसने पूछी थी कि रिलेटिवली प्राइम नंबर बताओ। अब आप कहने लगे मुझे नहीं पता, जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि दोनों चीजें एक ही होती हैं। तो इसलिए
क्या कि ये छोटे छोटे वर्ड रहते हैं, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए, मैथमेटिक्स की टर्मिनोलॉजी के ना, को प्राइम रिलेटिवली प्राइम एक ही बात है ना, एक ही आदमी के दो नाम हैं, क्या होते हैं। तो ये पेयरिंग में चलते हैं, या तो 2 का पेयर बनाएंगे या 3 का पेयर बनाएंगे, ज़्यादातर किसका बनाते हैं 2 का, तो हम 2 का पढ़ेंगे। तो ऐसे 2 नंबर जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो, इसकी आसान डेफिनेशन क्या है, ऐसे 2 नंबर जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो। ये देखो ये 2 नंबर है, ये सिर्फ 1 से डिवाइड हो पा रहा है एक साथ, और किसी से नहीं हो पा रहा है। आप बोलोगे कि भैया 3 और नहीं 5 और 6 ले रहा हूँ, 5 और 6। आप बोलोगे ये देखो ये दोनों नंबर सिर्फ 1 से डिवाइड हो रहा है, तो आप बोलोगे नहीं ये 1 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है और 6 से भी हो रहा है। ये 6 अकेला हो रहा है, लेकिन दोनों तो एक साथ सिर्फ 1 से हो रहा है ना। देखो इसके फैक्टर निकालो, 1 और 5 दोनों एक साथ किससे डिवाइड हो रहा है, सिर्फ 1 से। बुक जो 6 है वो जरूर 4 नंबरों से डिवाइड हो रहा है, लेकिन मुझे दोनों को एक साथ डिवाइड करना, तो दोनों को एक साथ डिवाइड करने वाला दुनिया का नंबर कौन है, कहना अकेला सिर्फ 1। अगर वो 1 है जो इन दोनों को सिर्फ एक साथ डिवाइड कर पा रहा है, तो ये नंबर है जो इनका पेयर है वो कहलाएगा को प्राइम नंबर। ठीक है, कहना भैया फिर तो 9, 11 भी हुए, बिल्कुल। देखो इनको सिर्फ एक ही नंबर डिवाइड कर पा रहा है जो है 1। तो इसका आसान डेफिनेशन क्या रहती है, इसकी मैथमेटिक्स में इसकी डेफिनेशन क्या रहती है, ऐसे 2 नंबर जिनका एचसीएफ कितना हो 1। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, इसका मतलब है कि सिर्फ 1 से डिवाइड हो रहा है, हाईएस्ट है। तो 1 सबसे बड़ा कब होता है, जब वो खुद ही अकेला फैक्टर हो, और कोई तो पॉसिबल केस है ही नहीं, है ना। नहीं तो 1 कब से बड़ा होने लगा, सबसे तभी होगा जब सिर्फ 1 अकेला फैक्टर हो। तो कल को आपको प्राइम नंबर कोई आपसे पूछे तो आपको मालूम है कि ऐसे 2 नंबर या 3 नंबर जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो रहा है एक साथ, तो उनको को प्राइम नंबर बोलेंगे। लेकिन अगर कोई आपसे टेक्निकल भाषा में पूछे कहना बताइए को प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो आप लिखेंगे कहना ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ 1 हो। बात यहीं पे खत्म हो जाएगी, कहना अच्छा एचसीएफ 1 हो, आपने सही डेफिनेशन दे दी। नहीं तो इतना समझाना पड़ेगा, ऐसे 2 नंबर जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो रहा है को प्राइम नंबर हो गए। ठीक है, कहना इनमें दोनों को प्राइम नंबर होना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। दोनों का प्राइम होना जरूरी नहीं है, प्राइम हो तो भी चल जाएगा, नहीं हो तो भी चल जाएगा। ये देखो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये है 11 है, लेकिन 9 नहीं है, 9 तो कंपोजिट नंबर है। फिर भी इन दोनों मिलकर क्या बना रहा है, को प्राइम नंबर। ठीक है, 3 का पेयर भी चलता है भाई, है ना। कभी ऐसे किसी ने वो लिख दिया 5, 6, 7, ये को प्राइम नंबर है, बिल्कुल है, क्योंकि तीनों नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, सिर्फ 1 से एक साथ। ठीक है, तो प्राइम, को प्राइम, रिलेटिवली प्राइम, है ना, कंपोजिट नंबर, इनके बारे में आपको जानकारी मिल गई। और मुझे उम्मीद थी कि आप लोगों को, ज़्यादातर लोगों को पता होगा, इनके बारे में सुना तो था ही, लेकिन और अच्छा अब क्लियर हो गया। चलिए अब एक थ्योरम पढ़ेंगे। थ्योरम क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि इस थ्योरम का हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर का मतलब समझ में आया कि फिर से रिविजिट कर रहे थे इर्रेशनल नंबर को। पहले कहाँ विजिट कर चुके अपन, क्लास 9th में, क्लास 10th में हमने रिविजिट कर दिया। अब थ्योरम है, पहले आप थ्योरम पढ़ें फिर अपन आगे बढ़ें। क्या बोल रहा है, लेट पी ए प्राइम नंबर, पी एक है जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर हमें मालूम है। इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है, ये A2 नहीं है, ये है ए स्क्वायर। क्या है ये, a की पावर 2। ठीक है, इफ p डिवाइड्स ए स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा। वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, a कौन है, पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर अब भी बताया था मैंने, जीरो के राइट हैंड साइड वाले नंबर को पॉजिटिव इंटीजर बोलते थे, उसमें जीरो नहीं आता था, जीरो के राइट हैंड साइड वाले। देखा क्या क्या जो वर्ड है आपको उनकी जानकारी मिल गई, तो अब आपको कहा हाँ यार मैं कुछ कर सकता हूँ। ये थ्योरम है, ये लिखी हुई है। अब इस पर अपन भरोसा नहीं कर सकते, पहले अपन अपनी तरफ से कुछ एग्जाम्पल लेंगे और चेक करेंगे कि ना ये थ्योरम सही लिखी कि नहीं, फिर अपन आगे बात करेंगे, है ना। ये तो ने लिख दी कि अगर p एक प्राइम नंबर है, अगर वो p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा, ये इनका कहने का मतलब है। अब अपन थोड़े एग्जाम्पल लेके से चेक करते हैं क्या ना इन्होंने सही बात लिखी है कि नहीं, तभी तो मानेंगे और फिर अपने कॉन्सेप्ट भी और अच्छे क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप एक काम करो, किसका जिक्र हो रहा है, 3 वर्ड का जिक्र हो रहा है, p का, a स्क्वायर का और a का। ठीक है, ए स्क्वायर और ए तो सेम ही है, p कौन है, क्या ना p प्राइम नंबर है। तो मान लो भाई एक प्राइम नंबर आपको मालूम है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर ही मानोगे आप, मुझे मालूम है, तो आपने सबसे छोटा प्राइम नंबर मान लिया 2। अब a मान लो, a कौन है, a के बारे में जानकारी क्या था, पॉजिटिव इंटीजर है, a पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर है तो ये मान लो क्या मानना चाह रहा है आप। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले ए स्क्वायर मान लो कि यही मान लो, चलो a मान लो, लेकिन ऐसा मानना है जिसको p डिवाइड कर पा रहा है ना। तो मैंने 4 की पावर 2 ले लिया, है ना। ए स्क्वायर मान लिया, चलो ए स्क्वायर मान लेता हूँ, ए स्क्वायर को क्या मान लिया, 4 की पावर 2। आप बोलोगे 5 की पावर 2 क्यों नहीं ले सकता भैया मैं, तो मैं बोलूंगा क्या लिखा है यहाँ पे, p डिवाइड्स ए स्क्वायर। p डिवाइड्स ए स्क्वायर का मतलब है p जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है, देखो, है ना। तो यहाँ p2 लिया है मैंने,
2 4 की पावर 2 मतलब 16, 16 को डिवाइड कर पाता है क्या 2? तो आप बोलेंगे हाँ 2 की टेबल में 16 आता है, मतलब जो नंबर लिया सही है। अगर आप बोल रहे हैं मैंने 5 की पावर 2 ले लिया होता तो ये हो जाता था 25, तो क्या 2 की टेबल में 25 आता? तो आप बोलेंगे नहीं। तो फिर बोलेगा थ्योरम बोलेगी जो मैंने लिखा है उसे तो फॉलो करो, आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर लेके मत बैठो। मैंने बोला ना आपसे कि पी प्राइम है, एक पॉजिटिव नंबर है, ये लेना है और पी ए स्क्वायर को डिवाइड करना चाहिए, ऐसा नंबर लेना है। ऐसा नहीं कि कोई भी नंबर पॉजिटिव नंबर उठा के ले आए और आप मुझे गलत प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, जो लिखा हुआ है उस पर खेलेंगे अपन। तो मैंने क्या लिखा कि 2 मतलब p डिवाइड्स, थ्योरम क्या बोल रहे हैं, p डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो 2 डिवाइड्स, 2 किसको डिवाइड्स कर रहा है, ए स्क्वायर, ए की जगह आपने ए स्क्वायर मतलब 4 की पावर 2, सही है। ये प्राइम नंबर है, देखो प्राइम नंबर है ना, ये पॉजिटिव नंबर है, आप बोलेंगे हाँ पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, ये डेफिनेशन सही है, सही है। फिर उन्होंने बोला आगे की लाइन क्या, इफ p डिवाइड्स ए स्क्वायर देन p डिवाइड्स ए, अगर p ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा। तो देख लेते हैं, a को डिवाइड करेगा मतलब क्या करा इन्होंने, स्क्वायर खींच लिया इसका स्क्वायर खींच लो और हटा के फेंक दो। आपने जैसे इसको फेंका तो यहाँ बचा सिर्फ 4, 2 डिवाइड्स 4 स्क्वायर, 4 की पावर 2 मतलब 16, 2 16 को डिवाइड कर पा रहा था, आप बोलेंगे हाँ। फिर उन्होंने स्क्वायर आपने हटा के फेंक दिया तो अब बचा नंबर 4, क्या 2 4 को भी डिवाइड कर पा रहा है, आप बोलेंगे हाँ। तो आपने यहां भी टिक मारा, यहां भी टिक मारा, मतलब दोनों बातें सही है। तो आप बोलोगे हाँ मतलब थ्योरम सही है, मैं बोलूंगा बिल्कुल। लेकिन आप एक काम करो, अभी भी विश्वास मत करो, एक एग्जांपल लो अपनी मर्जी से। क्या लेना है, प्राइम नंबर लेना है, पी की वैल्यू, तो आपने दूसरा प्राइम नंबर लो। आप एक काम करो, आपने ले लिया 5 ले लिया, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है। 5 किसको डिवाइड कर पा रहा है, कोई पॉजिटिव नंबर लो जिसको डिवाइड कर पा रहा है और स्क्वायर में लेना है। तो आपने ले लिया कि एक काम करते हैं हम उसे 25 का स्क्वायर ले लेते हैं। 25 स्क्वायर मतलब पॉजिटिव नंबर है और 25 का स्क्वायर होता है 625। आपको ट्रिक भी पता है, एंड में जो 5 डिजिट रहता है, एंड में 5 रहता है, उसकी ट्रिक क्या रहती है ना, ये मैंने बताई है। तो आपने देखा कि इसका स्क्वायर का मतलब होता है 625 और 5 जो है 625 को डिवाइड कर पाता है। डिवाइड करने का मतलब भी सुनो, कंप्लीटली डिवाइड, आंसर डेसिमल में नहीं आना चाहिए, नहीं तो आप बोलोगे डेसिमल में आ रहा है वो भी तो डिवाइड कर रहा है, नहीं, कंप्लीटली डिवाइड, कंप्लीट डिवाइड मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए। चलो ठीक है, तो फिर क्या बोलती थ्योरम, ये बोलती अगर 5 25 के स्क्वायर को मतलब ये बोलती क्या बोलती, पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी ए को भी डिवाइड करेगा। तो चेक करते हैं, इसका स्क्वायर खींच के बाहर फेंक दिया आपने, जैसे बाहर फेंका यहाँ बचा 25, क्या 5 25 को डिवाइड कर पा रहा है, आप बोलेंगे हाँ डिवाइड कर देता ना, 5 5 या 25। इसका मतलब है यार ये थ्योरम सही बोलने जा रही कि अगर p प्राइम नंबर है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो जो p है वो a को भी डिवाइड करेगा। ए स्क्वायर का स्क्वायर अगर खींच के फेंक दूं मैं तो वो उस a को भी बचा a को भी डिवाइड करेगा। शर्त क्या है, p प्राइम नंबर होना चाहिए। देखो मैंने इसको भी प्राइम लिया है और जो सामने बैठा है वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। देखो पॉजिटिव नंबर ही लिया है मैंने, 16 पॉजिटिव नंबर होता है, 4 पॉजिटिव नंबर होता है, ये भी पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है। पॉइंट समझ में आया, ठीक है। तो थ्योरम का मतलब आपको क्या समझ में आया कि अगर एक प्राइम नंबर है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो ए को भी डिवाइड करेगा। ये इन्होंने आसान भाषा में लिखा हुआ है ना, मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, p डिवाइड्स, शॉर्ट नोट्स में ऐसे ही लिखना, p डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो p डिवाइड्स ए। यहाँ p के बारे में जिक्र जरूर कर देना कि p कौन है, प्राइम नंबर, नहीं तो आप कंपोजिट नंबर लेके मुझे गलत प्रूफ कर दो, मुझे मतलब थ्योरम को, है ना, क्या नहीं हमने तो गलत ले लिया। तो थ्योरम क्या बोलेगी, यही बोलेगी कि आप पहले मेरी कंडीशन तो फॉलो करो, है ना। जैसे पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या बोली जाती है, वो ये बोलती है कि मैं सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में लगूंगी, ऐसा नहीं है कि तुम किसी भी ट्रायंगल में मुझे फिट करने बैठ जाओ और मुझे गलत साबित कर दो। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो उसने बोला है साफ कि मैं सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में लगूंगी, ऐसा नहीं है तो मुझे इक्विलेटरल में भी लगा रहा है, आइसोसेलेस में भी लगा रहा है। मेरी शर्त मानो, अगर वहां पे मैं गलत हूं फिर मुझे बताओ, है ना। तो यहाँ पे p प्राइम नंबर है, a क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव कुछ भी है, और p डिवाइड्स ए स्क्वायर है तो p डिवाइड्स a। एग्जाम्पल भी लिख लेना, ये शॉर्ट नोट्स में ऐसे लिख कर बात खत्म कर देना। तो ये थ्योरम को पूरी इंग्लिश में याद नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे आपने करेक्शन कर लिया होगा, मुझे मालूम है, ये a2 नहीं है, ये a की पावर 2 है ना, a स्क्वायर। चलो अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज पे। तो कहना ये भी क्या कर रहे थे, ये एक्सरसाइज से पहले तैयारी कर रहे थे, वार्म अप, है ना, कि एक्सरसाइज में क्या क्या आने वाला है उसके पहले उसकी जानकारी तो मिल जाए मुझे, तब तो मैं एक्सरसाइज कर पाऊंगा, है ना। तो ये वही था। तो आपने पूरा डिटेल पढ़ ली, सारे जो जो वर्ड आने वाले थे, रैशनल, इर्रेशनल, प्राइम को प्राइम कंपोजिट, ठीक है, वो थ्योरम जिसका कोई नाम नहीं है, सिर्फ थ्योरम है, ठीक है।
ये सारे वर्ड आपने पढ़ लिए, अब आप तैयार हो गए हैं और अब आप एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस एक्सरसाइज में हम सिर्फ 3 टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। कितने टाइप के क्वेश्चन देखेंगे भाई? 3 टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। चलो यहां लिखेंगे, मैं 3 टाइप्स के क्वेश्चन देखूंगा। क्या ना ये 3 टाइप्स कौन से होंगे? तो मैं पहला टाइप बोलूंगा जिसमें सिर्फ एक इर्रेशनल नंबर होगा, लाइक √2, लाइक √5, लाइक √2, 7। ये प्राइम नंबर है, मतलब इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि रूट के अंदर कौन सा नंबर बैठा हुआ है? प्राइम नंबर बैठा हुआ है। मैंने बोला था इर्रेशनल नंबर अगर रूट के अंदर प्राइम नंबर बैठा दोगे तो वो इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। क्या ना? अच्छा ये फर्स्ट टाइप हो गया, मैं बोलूँगा बिल्कुल फर्स्ट टाइप हो गया, है ना। इनके आजू बाजू कुछ नहीं दिख रहा। क्या ना? सेकेंड टाइप क्या होगा? सेकेंड टाइप में ये होगा कि आजू बाजू में कुछ प्लस या माइनस का साइन दिखेगा। देखो यहाँ प्लस दिख गया। क्या ना? माइनस भी दिख सकता था, बिल्कुल माइनस भी दिख सकता था। यहाँ इनटू में भी कुछ दिख गया, लेकिन प्लस माइनस पे ध्यान देना। मतलब अगर प्लस माइनस दिख जाए तो कौन सा टाइप हो गया? सेकंड टाइप। क्या ना? जरूरी है यही नंबर हो, कुछ भी नंबर ले लो, 7 ले लिया, यहाँ पे 4 ले लिया और यहाँ पे √5 ले लिया, लेकिन ये जो नंबर है वो प्राइम नंबर इर्रेशनल नंबर होना चाहिए। देखो √5 इर्रेशनल नंबर है, √2 इर्रेशनल नंबर है, √2 मतलब जब प्लस माइनस दिखेगा तब मैं बोलूँगा हाँ ये सेकंड टाइप है। तीसरा टाइप क्या होगा? तीसरे टाइप में चीज़ें प्लस माइनस में नहीं दिखेंगी, इनटू में दिखेंगी। जैसे ये एक इर्रेशनल नंबर है, आप बोलेंगे हाँ इसके साथ कुछ इनटू में दिख जाएगा, ठीक है। इनटू या डिवाइड दोनों इसी में आ जाएंगे। क्या ना भैया बार बार √2 क्यों ले रहा है? √3 ले लेते हैं, तो यहाँ 7 ले लिया, है ना। कुछ भी लेना है ना, इनटू में आपने 6 ले लिया और यहाँ पे √5 ले लिया। क्या ना? डिवाइड में भी तो बताओ। क्या ना? डिवाइड में ऐसा भी हो सकता है। क्या ना? अगर ये भी डिवाइड में होगा, मैं बोलूँगा बिल्कुल ये भी डिवाइड में होगा। देखो ये इर्रेशनल नंबर है, डिवाइड में लिखा हुआ है, मतलब चीजें मल्टीप्लाई या डिवाइड होंगी। तो कौन सा टाइप हो गया? 3 टाइप। हमने क्या करा? पूरी एक्सरसाइज को 3 टुकड़ों में बांट दिया। क्या ना? ये सबसे जरूरी टाइप कौन सा? ये टाइप 1 है। और मैं आपको बता दूं जानकारी के हिसाब से आपकी कि आपकी पूरी 10th के इस चैप्टर में अब 2 ही एक्सरसाइज बची हैं, तो एक क्वेश्चन उससे आएगा फर्स्ट एक्सरसाइज से और एक क्वेश्चन सेकंड एक्सरसाइज से आएगा। और सेकंड एक्सरसाइज से 101% क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है ना। और इसमें गलती होने के 0% चांस है। क्यों? क्योंकि गिनी चुनी स्टेप है, इसमें आपको सोचना समझना नहीं है। कुछ गिनी चुनी स्टेप हैं जिनको मैं बताऊंगा, प्रूफ करूंगा कि ना हाँ ऐसा लिख क्यों रहा है ना। ऐसा नहीं कि रटा रटाया लिख देंगे कि ना ये होता है, पूरा समझेंगे कि ना ये लिख क्यों रहा है, और बस एक 3-4 स्टेप फॉलो करना है और आंसर आ जाएगा। और ये हर बार आता है ये क्वेश्चन, है ना, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं बचे ना उनके पास, फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज। तो टाइप 1 हो गया। टाइप 2 में कौन सी? एक ये हो गया जिसमें प्लस माइनस दिखेंगे। और टाइप 3 में क्या हो गया? जिसमें कोई चीज़ें इनटू में या डिवाइड में दिखेगी। हमने पूरी एक्सरसाइज को तोड़ लिया। कहना सबसे जरूरी कौन सा? कहना सबसे जरूरी ये। फिर ये दोनों लगभग सेम ही होंगे, मतलब इन दोनों की सेम प्रोसेस होगी, बिल्कुल सेम प्रोसेस होगी। और तीनों की में से लगभग 70% डाटा तीनों का सेम होगा, तरीका भी सेम होगा। अच्छा, तो मतलब ये तो बड़ा आसान दिख रहा है। तो कहना हाँ ये आसान दिख नहीं रहा, आसान है ही, है ना, कि हमने पूरे क्वेश्चन को 3 हिस्सों में तोड़ ली। अब इस 3 के अलावा आपको और कोई क्वेश्चन नहीं दिखेंगे, जो जो वैरायटी बन सकती थी सब डाल दी। इस पर जरूर ध्यान देना, यहाँ पे नीचे डिवाइड में लिखा है, इनटू डिवाइड इसमें आ गए, प्लस माइनस इसमें आ गए, और इसमें सिर्फ अकेला बंदा दिखेगा। चलो शुरू करते हैं, है ना, चैप्टर शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.2। चलो क्या है? प्रूफ करना है √5 इर्रेशनल नंबर है। आपको मालूम है √5 इर्रेशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि रूट के अंदर प्राइम नंबर बैठा है। अगर रूट के अंदर प्राइम नंबर बैठ गया तो इर्रेशनल नंबर है, ये आपको मालूम है। लेकिन डायरेक्ट नहीं लिख सकते आप। आपके साथ दिक्कत यहाँ पे इस चैप्टर में है कि आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, है ना, कि √5 इर्रेशनल नंबर है क्योंकि रूट के अंदर प्राइम नंबर बैठ गया। आपको प्रूफ करना है, और प्रूफ भी इनकी तरीके से करना है। तो इनका तरीका कौन सा होता है प्रूफ का? इनका तरीका है, प्रूफ का नाम है इनका मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। क्या है? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। क्या ना ये वर्ड नाम से आएगा? मैं बोलूँगा बिल्कुल नाम से नहीं आएगा, लेकिन इसको लोग दुनिया वाले इसी नाम से पुकारते हैं। क्या ना, किस नाम से प्रूफ कर रहा है? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्या? मेथड तो समझ में आता है, तरीका। कॉन्ट्राडिक्शन क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब है कि ऐसी चीज जिस पे विरोध होने वाला है। विरोध मतलब झगड़ा होने वाला, मतलब विरोधाभास होने वाला है, कंफ्यूजन होने वाला है। ये सब इसके सिनोनिम्स हैं, है ना, कि कोई आपने ऐसी बात बोल दी जिस पे लोग झगड़ने लगे, क्या ना ये गलत बोली आपने, तो फिर आप अपना स्टेटमेंट सही करेंगे। तो ये किस मेथड से करेंगे? हम ये कॉन्ट्राडिक्शन के मेथड से करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब समझ में आया, है ना। अब आप इसे ज़्यादा और मत सोचें, क्योंकि नहीं समझ में आएगा जब तक अपन इसका प्रूफ नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन उस वर्ड का मतलब तो समझ में आ गया ना, कि आप कोई ऐसा वर्ड बोलेंगे, कुछ चीज़ें बोलेंगे जो लोगों जिस पे बात विवाद होना शुरू हो जाएगा, कि ना यार कोई बोलेगा ये तो आपने गलत बोल दी,
ठीक है, फिर हम उसको सुधार देंगे, तो उस मेथड से करेंगे हम। ठीक है, ये नाम सिर्फ बोलने के लिए है, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, कहीं पे लिखा नहीं आएगा। क्वेश्चन सिर्फ इतना लिखा आएगा, प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर, जो कि आपको पता है लेकिन आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते। अब तरीका देखो, करने का तरीका देखो, गिनी चुनी हम 3 या 4 स्टेप में खत्म करेंगे। हर बार यही लगाना है, हर बार यही लगाना है। पहला क्वेश्चन हम बहुत स्लो करेंगे, क्यों? क्योंकि पहला ही क्वेश्चन बेस रहता है। इसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ तो आप सीधा लाइन वाइज करना है, कोई टाइम ही खर्च नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम थोड़ा स्लो शुरू करेंगे, एक एक स्टेप, क्योंकि इसमें बहुत कुछ समझने को है। प्रूव दैट रूट 5 इर्रेशनल नंबर, तो सबसे पहली स्टेप रहती है कि रूट 5 को इर्रेशनल नंबर ना मान के रैशनल नंबर मान लो। लेट रूट 5 इज रैशनल नंबर। आप बोलोगे, पहले ही आपका दिमाग में डाउट आ गया, क्या कहना भैया वो तो इर्रेशनल नंबर है ना, आप रैशनल क्यों मान रहे हैं? तो मैं बोलूंगा यही तरीका है, इसी से तो कॉन्ट्राडिक्शन पैदा होगा। कॉन्ट्राडिक्शन, विवाद कब पैदा होगा? जब होगा ना, जब आप कोई चीज को कुछ और मान लेंगे। जैसे आपने 6 इवन नंबर है, आप 6 को ऑड मान के बैठ गए, तभी तो लोग विरोध करेंगे। अब 6 को आप इवन बोल रहा है तो थोड़ी कोई विरोध करेगा कि यार इवन बोल रहा है, इस पर थोड़ी लड़ेंगे झगड़ेंगे, है इवन तो है। जैसे ही आप इसको इवन के अलावा कुछ और बोल रहा है, कहना ऑड बोल रहा है, तो लोग झगड़ने लगेंगे, कहना ऑड कब से होने लगा भाई, वो तो इवन था। तो आपको समझ में आया? तो कॉन्ट्राडिक्शन तो तभी पैदा होगा ना जब आप चीजों को गलत मानेंगे, मतलब कुछ अपोजिट मानेंगे। तो अपोजिट क्या मान लिया मैंने? रैशनल नंबर। रैशनल ही क्यों माना? क्योंकि आपके पास दो ही तरीके के नंबर हैं, रैशनल या इररेशनल, कुछ और नहीं मान सकते। ऐसा नहीं है आपने इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर मान लिया, नेचुरल नंबर मान लिया, होल नंबर मान लिया। रियल नंबर के कितने हिस्से करे थे? सिर्फ 2, रैशनल या इररेशनल। इररेशनल तो प्रूफ ही करना है मुझे, तो मैं क्या मानूंगा? रैशनल। पहला पॉइंट क्लियर आपका, ठीक है। तो मैंने रूट 5 को रैशनल नंबर मान लिया। अब रैशनल नंबर मान लिया तो उसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, तो भाई लिखो। तो लिखेंगे क्या? सो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, अगर ये रैशनल नंबर है तो मैं इसको लिख सकता हूं, किस फॉर्म में लिख सकता हूं? सो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन बी के फॉर्म में लिख पा रहा हूं, जहां पर वेयर a एंड b आर इंटीजर, जहां पे a एंड b क्या है? इंटीजर है। ये अभी हमने डेफिनेशन लिखी थी रैशनल नंबर की, ठीक है। एंड b नॉट इक्वल टू 0, b क्या है? 0 नहीं है, नीचे वाली पार्टी 0 नहीं है, और ये फुल स्टॉप। क्या ना, वहां पे तो आपने p अपॉन क्यू लिखा था, तो मैंने अब इंग्लिश के वर्ड बदल दिए, a और b यूज कर लिया। आपके पास तो 26 अल्फाबेट है ना, आप कुछ भी यूज कर लो, p क्यू जरूरी थोड़ी है, a और b यूज कर लिया है ना। तो आप पी क्यू भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने ए और बी यूज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। चीजें थोड़े अलग अलग तरीके से करें तो तभी तो मजा आएगा, बार बार सेम चीज थोड़ी करेंगे। तो आपने सबसे पहली स्टेप में क्या लिखा? आपने सबसे पहली स्टेप में लिखा कि रैशनल नंबर, रूट 5 को रैशनल नंबर मान लिया। दूसरी स्टेप में, उसी स्टेप में क्या कर दिया? उसके बारे में, रैशनल नंबर के बारे में लोगों को अवेयर कर दिया कि भैया रैशनल नंबर है तो इसे मैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखूंगा, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो चिल्लाना मत, है ना। यही मतलब निकला, बताना तो पड़ेगा, लोगों को थोड़ी मालूम है रैशनल नंबर क्या होता है। दूसरा, अगर रैशनल नंबर मान रहे हो तो रैशनल नंबर के बारे में एक चीज और सुन लो जो मैं बताना भूल गया था, क्या? कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर को शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, RN। रैशनल नंबर क्या होता है? जब कोई भी नंबर को हम a अपॉन बी या a अपॉन बी के फॉर्म में लिख पा रहा है, जहां पे दोनों इंटीजर हैं, a और b दोनों क्या है? इंटीजर हैं, है ना, और b नॉट इक्वल टू 0 है तो वो रैशनल नंबर है। आप कोई भी रैशनल नंबर सोचो, आपने सोचा 6 अपॉन 2, आपने सोचा 16 अपॉन 8, आपने सोचा 20 अपॉन 10, ये रैशनल नंबर में बोलूंगा बिल्कुल रैशनल नंबर है, क्योंकि ऊपर भी इंटीजर है, नीचे भी, ऊपर भी, नीचे भी, ऊपर भी, नीचे भी। इसको माइनस में ले रहा हूँ आपके लिए, नहीं तो आप बोलोगे हर बार प्लस प्लस क्यों ले रहा है, माइनस में हो गया तो लिखो, माइनस भी तो इंटीजर होता है। तो बोलूंगा बिल्कुल ये रैशनल नंबर है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है? तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर ये होता है कि ये दोनों नंबर 1 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होने चाहिए। अगर हो रहे हैं तो कर दो, होने नहीं चाहिए, अगर हो रहे हैं तो कर दो। भाई ये किससे डिवाइड हो रहा है दोनों नंबर? आप बोलोगे 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 3 अपॉन 1। अब ये दोनों नंबर किसी 1 के अलावा किसी और से डिवाइड हो रहा है, तो आप बोलेंगे नहीं, 1 के अलावा दुनिया में कोई और नंबर पॉसिबल ही नहीं है जो 3 और 1 को एक साथ डिवाइड कर दे। तो ये कौन है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ऑफ रैशनल नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। तो क्या ना, ये गलत था 6 अपॉन 2, नहीं ये भी सही था, लेकिन कभी आंसर लिखें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, है ना। आंसर लिखें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। जैसे इसको लिखो 16 अपॉन 18, ये किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से डिवाइड हो रहा है, करो तो 2 8 जा 2 4 जा। क्या ऑड डिवाइड हो रहा है? मैं बोलूंगा हाँ ऑड डिवाइड हो रहा है, 2 2 जा 2 4 जा 2 2 जा। क्या ना और हो रहा है? बिल्कुल और हो रहा है, 2 2 जा 2 1 जा। अब हो रहा है? अब नहीं हो रहा,
है ना, हो रहा है लेकिन 1 से हो रहा है, और 1 से तो करूंगा नहीं, क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि 1 से करूंगा तो डिट्टो सेम आ जाएगा, 1 से तो नंबर को डिवाइड करते हो तो सेम ही आ जाता है ना। तो इसका मतलब आपने क्या देखा कि मुझे जब तक डिवाइड करना, जब तक डिवाइड होना बंद नहीं हो जाता, अगर जहां बंद हो जाए तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर कहलाएगा। इसके लिए आपको टेबल अच्छी याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर के स्कोर कर दो भाई, 10 टू, डायरेक्ट 10 से कर दे रहा हूं, 10 टू जा 20, तो माइनस का 2/1। ये बाई चांस नीचे 1 आ रहा है ना, मैं जानबूझ के नहीं ले रहा, एक एग्जांपल और ले रहा हूं, है ना, 6/8 ले लिया, तो काटोगे तो 2 से डिवाइड करा तो 2 3 जा 2 4 जा, है ना। नहीं तो आप बोलोगे नीचे 1 लाना है, 1 नहीं लाना, वो तो कोइंसिडेंस आ रहा है हर बार। ये देखो दोनों नंबर 3 और 4 ऐसे नंबर है जो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते 1 के अलावा, है ना। तो इसीलिए ये जो नंबर है 3/4 ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो कहना ये तो ठीक है, लेकिन इसे हम आसान भाषा में कैसे बोलेंगे, मतलब ये तो आपने समझा दिया, हम समझ गए, लेकिन अगर हमसे कोई पूछेगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है, तो हम थोड़ी उसे ऐसे एग्जांपल बार बार देके समझाएंगे कि यार जहां डिवाइड होना बंद हो जाए या दोनों नंबर से 1 के अलावा और किसी से डिवाइड नहीं हो तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर कहलाएगा। तो हम बोलेंगे उसके लिए हम ऐसा बोला जाता है, क्या बोला जाता है कि किसी भी नंबर को a/b के फॉर्म में लिख पा रहे हो जहां a और b इंटीजर है और b नॉट इक्वल टू 0 है, तो वो रैशनल नंबर कहलाएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर ये कहलाता है कि यहाँ पर a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब अदर देन 1 मतलब 1 के अलावा कोई और फैक्टर पॉसिबल नहीं होना चाहिए ए और बी का। ए और बी कौन, जो ऊपर वाला और नीचे वाला। देखो सारी कहानी में जिनके आपको आंसर आ गए, ये देखो ये आंसर आ गया जिस पे मैं बॉक्स बना रहा हूं, है ना, ये दोनों नंबर को सिर्फ 1 अकेला डिवाइड कर पा रहा है, मतलब 1 अकेला फैक्टर है इन दोनों का कॉमन, और कोई नहीं है। जबकि इसका कॉमन फैक्टर क्या आ रहा था, इसको ये 2 से भी हो रहा था, 1 से भी हो रहा था, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नहीं था। लेकिन ये जब इसको कट दिया मैंने, 2 से डिवाइड कर दिया तो 3 और 1 आ गया। 3 और 1 का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, कॉमन फैक्टर मतलब दोनों सिर्फ एक से ही डिवाइड हो रहा है। क्या ना, इसको और आसान भाषा में क्या लिख देते हैं, और टेक्निकल भाषा में लिख देते हैं। एक डेफिनेशन ये हो गई, दूसरी डेफिनेशन में ये बोल देते हैं कि ए एंड बी आर को प्राइम, ए एंड बी आर को प्राइम वर्ड का अब भी वर्ड यूज सुना था थोड़ी देर पहले, मैंने बताया था ऐसे दो नंबर जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो वो को प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो क्या ना भैया, आपने ये पूरा जितना समझाया आप सीधा बोल सकते हैं हम सामने वाले को कि ए और बी अगर को प्राइम है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर है। बिल्कुल, अगर आप किसी अच्छे बंदे के सामने बोलेंगे, कोई आपसे पूछे कि ये बताओ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है, तो आप उसको एक ही वर्ड में, वो इतना थोड़ी सुनेगा आपसे कि पूरा डिटेल में बताओ, ये तो हमारा काम है, हम टीचर हैं। अगर आपको सटीक डेफिनेशन देनी तो आप सीधा बोलो क्या ना, ए और बी को प्राइम है तो वो रैशनल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर है, अदरवाइज नहीं है ना। बाकी चीजें किसके लिए, आपको समझने के लिए, ठीक है। और ये बात किसके लिए, सामने वाले को समझाने के लिए कि ए और बी को प्राइम है, तो बात खत्म होती। चलो, क्या ना मैं यहाँ पे छोड़ के आऊंगा तो गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है भाई। आपका आंसर अगर 3 + 3 आ रहा है तो आप यहाँ छोड़ के आओगे, गलत नहीं है। 3 + 3 एक और 3 आ रहा है, यहाँ छोड़ जाओगे गलत नहीं है, नंबर पूरे मिलेंगे, लेकिन आप पता है मुझे कि आप 9 लिख के आओगे। 3 + 3 3 थोड़ी लिख के आओगे, 9 लिख के आओगे। तो ये लिखने का एक तरीका होता है ना, पैटर्न होता है कि ना भाई आप ये कुछ रूल है इन्हें फॉलो करो। 6/2 मत लिखो, 3/1 लिखो, जबकि आपको मालूम है दोनों एक ही चीज है, कोई फर्क थोड़ी है, लेकिन लिखेंगे कौन सा, 3/1 फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में। जैसे ये है भाई, ये भी सही है ये भी सही है, लेकिन आप लिखते कौन सा है, आप 9 लिखते हैं, ठीक है। तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर के बारे में पता चला। बिल्कुल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है कि अगर रैशनल नंबर में जो ऊपर है, जिसे आप ए बोलते हैं या पी बोलते हैं, जो भी बोले आप, मैं ए बोल दे रहा हूँ, ए और बी है ना, वो को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम का मतलब दोनों सिर्फ 1 से डिवाइड होने चाहिए और किसी से नहीं होने चाहिए। अगर वो दोनों सिर्फ 1 से डिवाइड हो रहा है और किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है तो मैं उसको बोलूंगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर है। तो आते हैं कहानी पे। आपको इर्रेशनल नंबर प्रूफ करना था, आपने सबसे पहले रैशनल नंबर बोल दिया, है ना, कहानी को, तभी तो कॉन्ट्रडिक्शन पैदा होगा, है ना। अब इर्रेशनल को इर्रेशनल बोल दोगे तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन पैदा नहीं होगा, है ना। कॉन्ट्रडिक्शन तभी पैदा होगा जब अपोजिट बोलेंगे। तो आपने रैशनल नंबर बोल दिया, फिर क्या लिखा, अब लोगों को रैशनल नंबर के बारे में भी बताना पड़ेगा, तो आपने पूरी रैशनल नंबर की डेफिनेशन डिट्टो उतार दी, है ना, क्या जो अब भी लिखी थी। इट कैन, रैशनल नंबर वो होते हैं जो a/b के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, जहां पे a और b इंटीजर हैं और b नॉट इक्वल टू 0 है। सबसे जरूरी ये जरूर लिखना, नहीं तो यहीं पे आपको लोग गलत प्रूफ कर देंगे, क्या मैंने नीचे 0 ले लिया, अब बताइए कहाँ का रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो आप बोलोगे नहीं भाई मैंने बोला था ना 0 मत लेना, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर क्या लिखेंगे, लेट a एंड b, क्योंकि आप रैशनल नंबर ले रहे हो तो भाई जायज सी बात है, तो अब जब
पूरा कर बता रहे हो बात तो पूरी बताओगे, आधी अधूरी थोड़ी बताओगे। तो अगर लेट ए एंड बी एक के बारे में बता ही रहा है तो फिर उनको रैशनल नंबर क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर के बारे में बताओ। कहना लेट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, तभी तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर कहलाएगा। रैशनल नंबर पर कहानी खत्म मत करना, पूरा बताना, रैशनल नंबर फिर स्टैंडर्ड फॉर्म रैशनल नंबर। स्टैंडर्ड ऑफ फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर के लिए क्या जरूरी है कि ए और बी का वन के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए। वही तो मैंने लिखा, लेट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। तो आप बोलोगे वो तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे ना, को प्राइम लिख दो। तो मैं बोलूंगा मैं आसान भाषा में लिख रहा हूं, और आपको मालूम है, क्या मालूम है कि आप एक प्रूफ कर रहे हो, मतलब आपको थोड़ा इंग्लिश में लिखना है, आपको कॉपी भी भरना है। तो अपन थोड़ा उस माइंडसेट से भी कर रहे हैं कि हमें कॉपी भी भरना है और हमें आसान भाषा में लिखना है, ठीक है। तो इसलिए हम इतना लिख रहे हैं, नहीं तो इतना थोड़ी लिखने की जरूरत रहती है ना, क्योंकि आप प्रूफ में क्या करना रहता है, गिनी चुनी स्टेप है जिनको फॉलो करना है, बार बार वही स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। तो यहां तक आपने जो लिखा आपको समझ में आ गया होगा। अब आपने जो लिख दिया है उसको मैथमेटिक्स में भी तो लिखो कि √5 को आपने रैशनल नंबर माना और √5 को अपन a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, यही लिखा आपने, तो लिखो भाई उसको। तो ये दूसरी स्टेप यहां से शुरू हो गई। कहां से शुरू हो गई? स्टेप नंबर 2 यहां से। ये आपने इंग्लिश में लिखा, अब उसको मैथमेटिक्स में कैसे लिख दिया कि √5 बराबर a/b। क्यों? क्योंकि √5 को a/b के फॉर्म में लिख पा रहा हूं। क्यों लिख पा रहा हूं? क्योंकि मैंने उसे रैशनल नंबर माना है, तभी तो लिख पाऊंगा, नहीं तो कैसे लिख पाऊंगा। फिर उसी के आगे क्या करेंगे, हमेशा स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। फिर आपके दिमाग में आएगा कहना स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं, तो मैं आपको जवाब यही दूंगा क्योंकि थ्योरम प्रूफ करना है, एक स्टेटमेंट प्रूफ करना है और इसकी गिनी चुनी फिक्स स्टेप है। आपको दिमाग खर्च नहीं करना, बार बार फिक्स स्टेप है, इसलिए है ना स्क्वायरिंग करेंगे। उन्होंने बनाया कि ऐसे ही प्रूफ करना है ना। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि भाई आपको कोई क्वेश्चन है ना, तो मैं उसके 3 मेथड बता दूं। कहना भाई देखो मैंने एलसीएम के 3 मेथड बताए थे आपको, एलसीएम एचसीएफ के, इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन बॉक्स वाला और उससे भी, क्योंकि वो एक क्वेश्चन था, टीचर के ऊपर है, वो जितने मेथड बता दे 2 3 4 आपके ऊपर है, आप कितने समझ रहे हो, कौन से तरीके से एग्जाम में कर पा रहे हैं। लेकिन जहां पे प्रूफ की बात आ जाती है ना, तो प्रूफ करने के सिर्फ एक ही या 2 तरीके होते हैं, है ना, और जो फिक्स होते हैं, आप कहीं से भी पढ़ें यही तरीके फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग करेंगे। नहीं तो आपके दिमाग में आएगा ना कि स्क्वायरिंग कर क्यों रहा है भाई, तो मैंने स्क्वायरिंग करा और अब भी आपको पता चल जाएगा कर क्यों रहा है, क्योंकि उसी से रिजल्ट मिलेगा आपको। जैसे आपने स्क्वायरिंग करी दोनों साइड, तो √5 का स्क्वायर करोगे तो उसका रूट गायब, क्योंकि रूट और स्क्वायर एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं। तो यहां बचा क्या 5। फिर जब इस राइट हैंड साइड का स्क्वायरिंग करा तो ये बन गया a²/b²। सही है, बिल्कुल सही है। फिर आगे क्या करूंगा मैं भैया, तो मैं बोलूंगा आगे आपको ये करना है कि b² को नीचे वाली को कभी भी नीचे नहीं रखना, इसको ऊपर पहुंचाओ, ठीक है। a² और b², a² ऊपर है तो b² भी ऊपर होना चाहिए, तो वो कहां जाएगा, इधर जाएगा, तो इधर चला गया, तो ये b² हो गया। तो 5 कहां जाएगा, 5 a² के नीचे चला जाएगा, ये a² के नीचे चला गया 5, ये इधर गया, ये इधर गया, ठीक है। ये बात भी आपको समझ में आ गई। अब मेरी एक बात सुनना, पहली स्टेप और दूसरी स्टेप तीनों टाइप में सेम है। पहली स्टेप तो तीनों टाइप में सेम है, जो अपन ने 3 टाइप पढ़ेंगे ना, इसमें तीनों स्टेप में सेम है। तो पहली स्टेप को बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। आते हैं अपन यहाँ पे, कहाँ गई दूसरी स्टेप में, मैंने ए और बी माना, स्क्वायरिंग करी, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से जो तुमने थ्योरम पढ़ी थी थोड़ी देर पहले, वो p/a², तो p/ से अब उसका यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, देखो ए कौन है, आपने माना है इंटीजर है, देखो लिखा है ना a एंड b इंटीजर है, तो a² करोगे तो वो भी इंटीजर ही आएगा। एक इंटीजर को दूसरा इंटीजर डिवाइड कर रहा है, क्योंकि उसके नीचे 5 लिखा है और सामने कुछ ना कुछ आंसर आ रहा है, और जो आंसर आ रहा है उसका नाम है b² और b है एक इंटीजर, तो b² भी इंटीजर है। इसका मतलब है जब 2 चीजें डिवाइड हो रही हैं तो आंसर इंटीजर आ रहा है। तो आंसर अगर इंटीजर आ रहा है, डेसिमल में नहीं आ रहा है ना, कैसे पता चला डेसिमल में नहीं आ रहा, क्योंकि आपने बोला ना b इंटीजर है, तो इंटीजर का स्क्वायर करोगे तो इंटीजर ही आएगा, डेसिमल कहां से आ जाएगा, पॉइंट सही। तो अगर 2 चीजों को डिवाइड कर रहे हैं और आंसर इंटीजर आ रहा है, इसका मतलब है कि ये दोनों चीजें डिवाइड हो रही हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे अगर आपने 6 को 2 से डिवाइड करा और आंसर इंटीजर आ गया, देखो 3, तो इसका मतलब है ये चीजें डिवाइड हो रही है। आपने 6 को 5 से डिवाइड करा, ठीक है, आंसर नहीं आया, 1.2 आया, इंटीजर नहीं आया, डेसिमल में आया, तो ये इसका मतलब है ये चीजें डिवाइड नहीं हो रही हैं। डिवाइड होने का मतलब यहाँ पे क्या है, डिवाइड हो रही हैं लेकिन वो आंसर डेसिमल में आ रहा है। हमारा डिवाइड होने का कहने का मतलब क्या है कि रिमाइंडर 0 आना, उसे हम कहते हैं डिवाइड होना, है ना। ऐसा तो दुनिया की हर चीज डिवाइड हो जाती है, आंसर डेसिमल में तो आ ही जाता है, लेकिन प्रॉपर डिवाइड होने का मतलब है कि रिमाइंडर 0 आ जाए। तो अगर आंसर इन 2 चीजें डिवाइड हो रही, और अगर आंसर इंटीजर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो दोनों चीजें डिवाइड हो रही हैं, है ना।
अगर दो चीज़ों को डिवाइड करने पे आंसर इंटीजर आ रहा है तो इसका मतलब है वो दोनों चीज़ें डिवाइड हो रही हैं। अब उसको लिखेंगे कैसे, जरा देखो। ए स्क्वायर के नीचे 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 5 डिवाइड कर रहा होगा। जो नीचे लिखा रहता है वो डिवाइड करता है, जो ऊपर होता है वो डिवाइड होता है, दोनों में फर्क है। तो ए स्क्वायर 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, यही मतलब लिखा। ये आपने मैथमेटिक्स में लिखा है, अब मैं इसे इंग्लिश में लिख देता हूँ 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। भाई 6/2 लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता क्या, 2 डिवाइड 6, 6 का स्क्वायर लिख देता हूँ, 2 डिवाइड 6 का स्क्वायर। गलत बोला क्या भाई? जो मैथमेटिक्स में लिखा है उसी को मैंने इंग्लिश में लिख दिया, 2 डिवाइड 6 स्क्वायर। फिर थ्योरम क्या बोलती है? थ्योरम ये बोलती थी, याद है अभी अपन ने थोड़ी देर पहले थ्योरम पढ़ी थी कि अगर p कोई प्राइम नंबर है, अगर वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। तो देखो यहाँ ए स्क्वायर है, p ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, p प्राइम नंबर है, ये भी शर्त देखो p प्राइम नंबर है, ठीक है। तो p जो है मतलब 5 जो है वो स्क्वायर का, अगर मैं ए स्क्वायर में से एक स्क्वायर खींच के फेंक दूं तो बचेगा क्या a, तो वो उसको भी डिवाइड करेगा। तो p डिवाइड्स a आल्सो। ये कहाँ से करा? थ्योरम से। थ्योरम भी हमने पूरी नहीं मानी थी, हमने उसको प्रूफ करके देखा था ना आपके सामने। तो देखो उसकी सारी कंडीशन फॉलो हो रही हैं। 5 एक प्राइम नंबर होना चाहिए, देखो है प्राइम नंबर। ये सामने वाली जो पार्टी बैठी है ये पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, बिल्कुल पॉजिटिव है ना, बिल्कुल पॉजिटिव है। तो आपने इसे पॉजिटिव माना है, लिखा है ना ए एंड बी इंटीजर है तो पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है और ये प्राइम नंबर है तो अगर ये इसको डिवाइड कर रहा तो इसको भी डिवाइड करेगा ही, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गई स्टेप नंबर 2। फिर से देख लो स्टेप नंबर 2 क्या करा मैंने, ए और बी, √5 को a/b माना। क्यों माना? क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा था कि √5 एक रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर है तो a/b मान सकता हूँ। फिर मैं स्क्वायरिंग करूंगा हमेशा, आप स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायर करने के बाद ये वाली पार्टी यहाँ जाएगी, ये वाली पार्टी जाएगी, हमेशा ले जाएंगे, बिल्कुल ले जाएंगे, तभी तो ये स्टेटमेंट प्रूफ होगा, नहीं तो कैसे प्रूफ हो जाएगा, है ना। तो आपने जैसे इसको यहाँ ले गए तो हमें पता है कि 5 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देख के पता चल रहा है ना, क्योंकि आंसर इंटीजर आ रहा है। तो 5 जो है ए को भी डिवाइड करेगा, कैसे? वो थ्योरम से। क्या ना उसका नाम लिखेंगे? बिल्कुल नहीं लिखेंगे, वो समझ जाते हैं क्योंकि उस थ्योरम का कोई नाम है ही नहीं, है ना। तो हम कैसे लिखेंगे? तो 5 डिवाइड्स ए, यहाँ पे ऐसे लिख दो, सिंस देयरफॉर। और अच्छा चलो अब स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे भैया? स्टेप नंबर 3 देखो, स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे हम? स्टेप नंबर 2 क्लियर हो गई आपको। चलो स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे? ये इंग्लिश में लिखा, देखो ये मैथमेटिक्स में लिखा था, आपने इंग्लिश में लिख दिया। फिर आपने एक इंग्लिश का सेंटेंस वो लिख दिया, लेकिन इसका मैथमेटिक्स कहाँ है? ठीक है, ये तो इंग्लिश में लिखा ना 5 डिवाइड्स ए, इसका तो मैथमेटिक्स ये है, तो इसका मैथमेटिक्स कैसा है? तो इसको लिखेंगे 5 डिवाइड्स ए। तो मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे? 5 ए को डिवाइड कर रहा है, तो ए को डिवाइड कर रहा है तो ए ऊपर होगा, और 5 डिवाइड कर रहा है तो 5 नीचे होगा, तो आपने 5 नीचे लिख दिया। ठीक है, अगर डिवाइड कर रहा है तो कुछ ना कुछ आंसर भी आएगा, नहीं तो डिवाइड करने का क्या मतलब, ठीक है। तो आंसर आएगा तो उसको आंसर को कुछ मानना पड़ेगा। अब आप क्या माने? ए और बी तो यूज कर चुका हूं मैं, तो अब मैं एम मान ले रहा हूं। इंग्लिश में 26 अल्फाबेट होते हैं, आपकी जो इच्छा मान सकते हो, मुझे एम पसंद है, मैंने एम मान लिया। अब माना है तो उसको लेट भी लिखना पड़ेगा कि लेट। यहां तक क्लियर हुआ? क्यों? क्योंकि देखो इसका मैथमेटिक्स ये लिखा हुआ है, इस लाइन का मैथमेटिक्स में कहां लिखा? ये लिखा, क्योंकि दोनों लाइन का मैथमेटिक्स, ये याद तरीका है याद रखने का, नहीं तो थ्योरम को आप बोर हो जाओगे करने में, है ना। ये याद है, तरीका है कि भैया ऐसा ऐसा ही करना है, ठीक है। चलो तो a/5 फिर क्या करना है भैया? तो यहां से a की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू कितनी आ गई? 5m। a की वैल्यू कितनी आ गई? 5m। कैसे? ये उधर मल्टीप्लाई में चला गया। फिर क्या करेंगे? फिर हमेशा करेंगे पुट इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे? जो फर्स्ट वाली, मतलब इसको नाम रखना पड़ेगा, हाँ इसका इक्वेशन नंबर फर्स्ट रख दो। जो स्क्वायरिंग वाली थी, आपने जो स्क्वायरिंग करा था ना, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, है ना, उस वाली में पुट करेंगे हमेशा। कहना इसमें नहीं करेंगे, नहीं, जब स्क्वायरिंग कर दी उसमें करेंगे। तो कहना इसको हमेशा इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे, हमेशा बोलेंगे, ठीक है। तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट रखो भाई, ए की वैल्यू फर्स्ट में। तो देखो 5 अपनी जगह एज इट इज, ए स्क्वायर मतलब ए की वैल्यू कितनी है? 5m, तो 5m का स्क्वायर, ये 5m का स्क्वायर। नीचे क्या लिखा हुआ है? बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता मुझे, तो मैंने बी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर लिख दिया। अब क्या करूं? अब थोड़ा सॉल्व कर लो। तो 5 बराबर ये बन गया 25m स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। फिर आप क्या बोलोगे? मैं बोलूंगा, अभी आपको बोला था कि बी स्क्वायर नीचे नहीं होना चाहिए, तो यहाँ भी नीचे नहीं होना चाहिए। बोलेगा मैं यहाँ नहीं बैठ रहा नीचे, तो मैं यहाँ भी नहीं बैठूंगा, तो आप इस बी स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे। अब जो ऊपर बैठा है उसको नीचे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वो अकेला भी बैठना चाहता है, वो किसी के साथ नहीं बैठेगा। देखो बी स्क्वायर जब इधर गया तो 5 नीचे गया ना, तो जब यहाँ से भी बी स्क्वायर जाएगा तो 5 नीचे जाएगा। तो जैसे बी स्क्वायर ऊपर गया 5 नीचे गया, तो 5 इसके नीचे चला गया, तो 25m स्क्वायर तो ऊपर ही था, 5 नीचे चला गया। फिर
फिर क्या ना भाई सॉल्व हो रहा है तो कर दो, वरना फिर कुछ लिखेंगे। तो आपने सॉल्व करा तो भाई देखो 5 5 जा 25 कट गया, तो ये बन गया 5m²। कितना बन गया? 5m²। ए की वैल्यू 5m आ गई, 25m² आ गया, b² आ गया, ठीक है। और रुको जरा, a/b a² आ गया, 5 डिवाइड से a² हो गया, a² डिवाइड बाय 5 आ गया, ए की वैल्यू 5m आ गई, है ना। यहाँ पे 5 हो गया, 25m² हो गया, है ना। ये b² हो गया, यहाँ 5 5 जा 25 हो गया, ठीक है। और ठीक है, सही है, हाँ बिल्कुल सही है। आगे क्या करना है? आगे क्या करना है तो देखो, इस 5 को मैं b² के नीचे लाऊंगा, ये यहाँ आ गया। यहाँ पे क्या बचेगा? जो मैंने m माना था लेट। कहना क्यों आप यहाँ पे क्यों लेके गए? तो मैं आपसे बोलूँगा कि आपको ये प्रूफ करना है ना कि कॉन्ट्रडिक्शन पैदा करना है ना, कि यहाँ पे आपने नहीं करा था कि 5 डिवाइड से, तो अब 5 a को डिवाइड कर रहा है, तो अब मैं कोशिश करूँगा कि कहीं ना कहीं से ये और प्रूफ कर दूँ कि 5 b को भी डिवाइड कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं बोलूँगा 5 b को भी डिवाइड कर पा रहा है, a को भी डिवाइड कर पा रहा है, तो कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो जाएगा, विवाद होने लगेगा। तो कहना किस बात पे विवाद होने लगेगा? विवाद होने लगेगा आपकी इस लाइन पे। यहाँ पे लिखा है ना a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। आप ही ने लिखा है कि 1 के अलावा इनका कोई फैक्टर नहीं है, जबकि आपने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि a का एक फैक्टर 5 है। अब b का भी अगर फैक्टर 5 हो गया तो 1 के अलावा 2 फैक्टर हो गए, फिर a और b के कितने फैक्टर हो गए? 1 तो था ही, 5 दोनों का है तो 5 भी हो गया, तो फिर विवाद होने लगा। कहना आप एक तरफ कह रहे हो कि 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है, और दूसरी तरफ आपने प्रूफ कर दिया कि 1 के अलावा ये दोनों नंबर तो 5 से भी डिवाइड हो रहा है। तो इसीलिए मैं इस 5 को कहाँ लेकर चला गया? नीचे। ये पॉइंट समझ में आया? तो जैसे ही मैं इसको नीचे लेके गया तो देखो ये इंटीजर है, क्योंकि b एक इंटीजर है तो b² भी इंटीजर होगा। और अगर उसके नीचे कोई नंबर लिखा है जो कि इंटीजर है, और अगर 2 इंटीजर को डिवाइड कर रहा हूं तो और सामने भी कोई नंबर लिखा हुआ है जो कि इंटीजर है, ठीक है, तो इसका मतलब है वो दोनों चीजें डिवाइड हो रही होंगी। तो अब डिवाइड हो रही हैं, ये तो इंग्लिश में मैथमेटिक्स में लिखा है, इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? इंग्लिश में लिखेंगे ऐसे, क्या? 5 डिवाइड्स b²। और आपको उम्मीद है मुझे कि आपने जब यहाँ सीख लिया तो यहाँ तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि देखो 5 नीचे है तो 5 डिवाइड करेगा, b² ऊपर है तो b² डिवाइड होगा, तो 5 डिवाइड्स b²। और 5 प्राइम नंबर है तो वो थ्योरम भी लग जाएगी। क्या लग जाएगी? कि अगर सामने वाले का स्क्वायर में हटा दूं, 5 डिवाइड्स स्क्वायर हटा दूं तो b, तो 5 b को भी डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि आपने अभी थ्योरम पढ़ी है कि अगर स्क्वायर खींच लो उसका, अगर 5 b² को डिवाइड कर रहा है और अगर आप इसका स्क्वायर खींच लोगे तो 5 b को भी डिवाइड करेगा। ये आपने थ्योरम पढ़ी। तो यहां से लोगों में क्या है? हल्ला मच गया। हल्ला क्यों मच गया? इस लाइन से 10 5 डिवाइड्स बोथ a एंड b, बोथ a एंड b। 5 दोनों a एंड b को डिवाइड कर पा रहा है। क्यों कर पा रहा है? देखो अब भी आपने यहां प्रूफ करा, ये लिखा है 5 डिवाइड से, फिर आपने आगे चल के फिर ये प्रूफ कर दिया 5 डिवाइड्स b। इसका मतलब है 5 a और b दोनों को डिवाइड कर पा रहा है। जबकि आपने यहां एक लाइन लिखी है कि a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब a और b को सिर्फ 1 डिवाइड कर सकता है। इस लाइन का मतलब यही है। और दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि a और b को तो 5 भी डिवाइड कर पा रहा है। तो लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध करना शुरू कर दिया मतलब कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गया। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब यही तो होता है ना। विरोध होने लगा, कहना यार आप तो गलत बोल रहा है, कहीं कुछ स्टेटमेंट बोल रहा है, कहीं कुछ स्टेटमेंट बोल रहा है ना। तो फिर जब विरोध होने लगा तो फिर आपने सही बोला, है ना, अपने आप को सही करा, आपकी गलती मानोगे आप, है ना। किस बात पे विरोध हो रहा है? इस बात पे विरोध हो रहा है कि a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। पहले तो विरोध का कारण कि किस पॉइंट पे हो रहा है, फिर आप विरोध के लिए आप गलती भी मान लोगे, कहना हाँ यार ये विरोध इसलिए हो रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि हमने जो अजम्पशन करा था, अजम्पशन मतलब हमने कुछ चीजें मानी थी वो गलत मान ली शायद, इसलिए विरोध हो रहा है। कौन सी चीज गलत मान ली आपने? कि √5 रैशनल नंबर है। अगर आपने ये चीज गलत मानी तभी तो ये गलती हुई। अगर रैशनल नंबर माना तो a एंड b का 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसका तो 1 के अलावा 5 एक फैक्टर आ रहा है, तो इसका मतलब है ये बात गलत है, ये बात गलत है, तो रैशनल नंबर भी गलत माना आपने। तो इसका मतलब जो आपने अजम्पशन करा था कि √5 रैशनल है वो रैशनल नहीं है। तो लोग कहेंगे हाँ भाई आप सही हो गए कि रैशनल नहीं है, तो फिर है क्या? तो एक बोलेगा क्या ना रैशनल नहीं है, तो बचा कौन सा? इरैशनल। तो आप बोलोगे प्रूफ हो गया, तो बिल्कुल प्रूफ हो गया, यही तो प्रूफ करना था, √5 इरैशनल नंबर। तो इसी को मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं, बिल्कुल इसी को मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं कि आपने कोई बात बोली है ना, फिर एक बंदे ने उसको थोड़ा और आगे बढ़ाया और आपकी बात को गलत प्रूफ कर दिया। गलत प्रूफ कर दिया तो कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गया, लड़ाई झगड़े विरोध कुछ भी वर्ड बोल लो, यही है कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब। होने लगा तो क्यों होने लगा? ये बात क्यों छिड़ी, क्यों कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हुआ? क्योंकि आपने कुछ गलत बात बोल दी। गलत बात क्या बोली? कि ये रैशनल नंबर है।
तो फिर लोगों ने बोला भाई आप अपनी गलती सुधार लो, तो मैं बोलूँगा हाँ ये रैशनल नंबर नहीं है। तो रैशनल नंबर नहीं है तो फिर बोलेंगे लोग कौन सा नंबर है, तो बोलेंगे इर्रेशनल। क्यों? क्योंकि आपके पास नंबर दो ही है, या तो रैशनल है या इर्रेशनल है, और कोई नंबर है ही नहीं। अगर आप रैशनल से मना कर रहे हैं तो वो रैशनल इर्रेशनल होगा, और ये इर्रेशनल ही तो मुझे प्रूफ करना था। तो ये हो गया पूरा प्रूफ। अब जो मैंने इतनी बातें बोली एंड में कि ये आपने अजम्पशन गलत मान लिया है ना, आपने अपनी गलती सुधार ली, इसको अपन मैथमेटिक्स में लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे सॉरी। तो आपने क्या देखा, स्टेप 1 में मैंने क्या करा, ये करा पूरा √5 को रैशनल नंबर माना, रैशनल नंबर की डेफिनेशन लिखी, और ये सबसे जरूरी लाइन। फिर स्टेप नंबर 2 में क्या करा मैंने, अब रैशनल नंबर ये तो इंग्लिश में लिखा, इसको मैथमेटिक्स में लिखा, फिर स्क्वायरिंग करी, हमें से स्क्वायरिंग करना है, फिर यहां तक पहुंच गया। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया। स्टेप नंबर 3 में क्या करा मैंने, इस लाइन का मैथमेटिक्स तो ये लिखा हुआ है, इस लाइन का मैथमेटिक्स में लिखना है तो मैंने ये लिख दिया। फिर यहाँ से वैल्यू निकाली, ये वैल्यू पुट करी तो देखो बी स्क्वायर के मैंने एम स्क्वायर को अकेला कर दिया। क्या आप हमेशा एम को अकेला करेंगे, हाँ तभी तो प्रूफ होगा, नहीं तो देखो हालांकि यहाँ से भी दिख जाता है लोगों को कि डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि बी स्क्वायर 5 बी स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है। ठीक है, अगर किसी ने ऐसा लिख दिया इधर देख के साफ पता चल रहा है कि क्या 2 जो है वो 6 को डिवाइड कर पा रहा है, लेकिन इसमें लिखने में और इसमें लिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। देखो अब नीचे लिख दिया, अब कौन सा अच्छा लग रहा है, देखो 2 जो है वो 2 जो है वो 6 को डिवाइड कर पा रहा है ना। यहां भी वही बात लिखी, देखो उसको नीचे उधर पहुंचाओगे तो वहीं पहुंच जाएगा, लेकिन लोगों को ज्यादा समझ में किस में आएगा, जब आप क्वांटिटी नीचे लिखोगे। इसलिए मैं इसको नीचे लेके आ गया, नहीं तो आप सोचोगे क्या ना भैया नीचे क्यों लेके जा रहा है। आप यहां से भी समझ सकते हो, लेकिन आपको बिल्कुल ही अच्छे से समझाना तो उसको ये आप बताओ, देखकर आप खुद ही सोच लोगे क्या ना ये वाला स्टेटमेंट देखने में ज्यादा अच्छा लग रहा है कि ये वाला, तो आप बोलोगे मुझे इसमें ज्यादा समझ में आ रहा है कि 2 जो है वो 6 को डिवाइड कर पा रहा है, जबकि बात वही है, दोनों सेम ही है। उसको 2 को तो मैं नीचे ले आया, तो इसीलिए मैं उस 5 को नीचे ले आया, है ना। तो अगर 5 को नीचे ले आया तो देख के क्या पता चल रहा है कि जो 5 है वो बी स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है, तो 5 अगर इसका स्क्वायर खींच लूंगा तो 5 बी को भी डिवाइड कर पाएगा। तो इसका मतलब है 5 दोनों को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि ए को तो मैंने पहले ही प्रूफ कर दिया था डिवाइड कर रहा है, बी को मैंने अब भी प्रूफ कर दिया। फिर इस बात पर झगड़े होने लगे, वो बात मैं भी आगे लिखूंगा, वो होगी स्टेप नंबर 4। कौन सी होगी, स्टेप नंबर 4। फिर से देख लो स्टेप नंबर 1 2 3, क्यों, क्योंकि फर्स्ट टाइप में से पे की क्वेश्चन करना है, क्योंकि आपको मालूम है ना, क्या मालूम है क्या ना भैया, यहाँ √5 लिखा हुआ है। अगर यहाँ √2 होता और क्या क्या क्वेश्चन आएंगे इसी में आएगा √2 आ जाएगा, इसी में √3 आ जाएगा, इसी में √7 आ जाएगा, कि प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल। अगर √2 इर्रेशनल आ गया तो √5 की जगह √2 आएगा, यहाँ पे √2 आ जाएगा, √2 का स्क्वायरिंग करोगे तो 2 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 2 लिखोगे, यहाँ पे 2 लिखोगे, यहाँ पे 2 आएगा, जहां जहां 5 दिख रहा है वहां 2 आएगा, तो कहना बिल्कुल सेम रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। अगर √3 प्रूफ करने आ गया कि प्रूव दैट √3 इर्रेशनल नंबर, तो देखो यहाँ पे √3 आ जाएगा इस पोजीशन पे, इधर पे √3 आ जाएगा, जब स्क्वायरिंग करोगे तो √3 का 3 आ जाएगा, तो फिर यहाँ पे 5 की जगह 3 3 3, जहां जहां 5 है वहां 3 दिखेगा। कहोगे अच्छा मतलब एक क्वेश्चन का मतलब है कि मैंने पूरा एक टाइप खत्म कर दिया, मैं बोल लूंगा बिल्कुल, प्रूफ करने का मतलब यही तो था, गिनी चुनी कुछ स्टेप थी जो हर बार फॉलो करनी थी, बस ये था पॉइंट। हमारा काम क्या था कि ये जो आप थ्योरम है इसको रटो मत, इसको समझना था, वो हमारा काम था आपको समझाना कि भाई आप इनको ये रैशनल नंबर क्यों मान रहे हो, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन है क्या, इस स्टेप में स्क्वायरिंग कर क्यों रहे हो, ये 5 को नीचे क्यों लेके आ रहे हो, है ना। ये थ्योरम क्या थी कि 5 अगर ये स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 5, ये नहीं तो आप ये रट भी लेते, बुक में तो सीधा लिखा हुआ है ना, आप रट भी लेते और रटाया लिख के जाते, क्योंकि हर क्वेश्चन सेम है, लेकिन रटने और थोड़ा समझ के उसे करने में थोड़ा अच्छा लगता है, तो इसलिए हमारा काम था। ठीक है, तो आपने देखा कि स्टेप नंबर 1 2 3 में ये कंप्लीट हो गया। अब स्टेप नंबर 4 बची है, जो कि अपन इसे रफ करके फिर लिखेंगे, है ना। उससे पहले एक चीज और लिखो, मेरी समझ लो, है ना, जरा ध्यान से सुनना। स्टेप नंबर 4 लिखने से पहले, स्टेप नंबर 4 में कुछ नहीं है, मुझे बस इंग्लिश में इतना लिखना है कि कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो गया, है ना। कॉन्ट्रडिक्शन किस बात पे पैदा हो गया कि ए और बी का 1 के अलावा भी एक फैक्टर है, इस बात का कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो गया, तो हमने अपना अजम्पशन रॉन्ग कर दिया, कि हमने जो ये गलती इसलिए हुई क्योंकि हमने गलत अजम्पशन कर लिया, इसलिए √2 √5 रैशनल नंबर ना होकर इर्रेशनल नंबर है। ये मुझे 4th स्टेप में लिखना, जो कि मैं इसको रफ करके लिख दूंगा क्योंकि अभी जगह नहीं है ना। लेकिन 3 स्टेप आपको समझ में आ गए, 4थी स्टेप में तो कुछ है ही नहीं। अब मेरी एक बात सुने, आप क्या सुनना है आपको, तो मैं ये बोलूंगा कि ये पहली स्टेप में आपने ये लिखा, दूसरी स्टेप में ये लिखा, दूसरी स्टेप में यहाँ पे ए और बी के बारे में एक बार और बता दो, क्या ए एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब इन दोनों को मैं
1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं है, इन दोनों का 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरी कहानी में कॉन्ट्राडिक्शन किस बात पे पैदा हुआ, इसी बात पे ना कि 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं था, लेकिन 5 आ गया, कहने लगा 5, कहने लगा नहीं मैं इनका फैक्टर हूं, इसी बात पे कॉन्ट्राडिक्शन हुआ ना। तो सबसे जरूरी लाइन पूरी कहानी में क्या थी, यही ना कि दोनों को प्राइम है। तो आप बोलोगे यही लाइन तो आपने यहां लिखी है, तो मैं बोलूंगा फिर से आपने लिखने में क्या दिक्कत है ना। ये आपने थोड़ा और डिटेल में लिखी, आपने यहाँ पे आसान भाषा में लिख दी, जगह खाली पड़ेगी ना A/B की, और ये हमेशा लिखना है, और इस पे स्टार मान लो या IMP लिख लो, इसी का 1 मार्क्स है। अगर आपने इतना लिख दिया ना √5 बराबर A/B, A और B को प्राइम है, तो आपका 1 नंबर यहाँ पे फिक्स हो गया है ना। आप बोलोगे हम मैथ इंग्लिश में लिख तो चुके, लेकिन इतनी इंग्लिश कई बार नहीं पढ़ते टीचर, वो सिर्फ इतना देखते हैं ना इसने को प्राइम लिख दिया। मैंने बोला था ना एक आसान भाषा में समझाने का, पूरी डिटेल में नहीं समझाना रहता है ना, कि 2 नंबर क्या, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर क्या था, अब सीधा बोल दो को प्राइम, दोनों नंबर को प्राइम होने चाहिए, बात ही खत्म हो गई। इतनी बड़ी लाइन को मैंने यही समेट दिया, ठीक है। तो आपको हमेशा लिखना है, तो मैं बोलूंगा हमेशा लिखना है A और B प्राइम, कहना ये भी लिखना है तो ये भी लिखना है और ये भी लिखना है। अब तीसरा पॉइंट सुनो मेरा, है ना, तो मैंने स्टार मार के लिख दिया है आपको। तीसरा पॉइंट सुनो मेरा, तीसरा पॉइंट मैं क्या कह रहा हूं आपसे, ये कि ये आपको प्रूफ है ना। तो प्रूफ है तो इसे और कम कर सकते हैं, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल कम कर सकते हैं। तो आप बोलोगे नंबर नहीं कटेंगे, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं कटेंगे, कहना हम वो चीजें कम करेंगे जो ज्यादा जरूरी नहीं है, जिनका ना भी लिखो तो भी काम बन जाएगा। कहना क्या क्या कम कर सकता हूं, तो देखो लेट √5 रैशनल नंबर है, तो आप यहां से लेके रैशनल नंबर की आपने जो डेफिनेशन लिखी है, ये यहां से लेके यहां तक की जो डेफिनेशन लिखी है, ये आप जो मैंने रेड से टिक करा है, रेड से है ना, ये यहां से लेके यहां तक, यहां से ये ना भी लिखो ना तो भी काम बन जाएगा। मतलब सीधी छलांग आप यहां से यहां मार सकते हो, कि यहां से लेके सीधी छलांग ये, मतलब पहली लाइन ये और फिर सीधी लाइन ये √5 बराबर A/B, और ये लिखना जरूरी है, तो हर क्वेश्चन में लिखना है। मैंने IMP लिख दिया इस पे, एक बार और स्टार मार दे रहा हूं हर बार। तो आप बोलोगे भैया मैंने इतना कम कर दिया तो नंबर नहीं कटेंगे, बिल्कुल नहीं कटेंगे। फिर लिखना क्यों है, एक रिप्रेजेंटेशन का भी तो एक तरीका होता है ना, कि ना आप कितने अच्छे से चीजों को समझा पा रहे हैं, है ना। उस बात की भी तो है कि टीचर खुश होगा, कहना अरे यार इसने तो एक एक पॉइंट मुझे अच्छे से समझाया है। नहीं तो यहाँ से यहाँ कूद जाओगे थोड़ी, कैसा थोड़ी कि नंबर नहीं नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे। टीचर खुश हो जाए ना यार, जब कॉपी चेक करते हैं ना हम लोग, तो हम देखते हैं कि ना यार इसने तो बड़े अच्छे से समझाया। फिर आप क्यों बोल रहे हो कि इनको हटा सकते हो, तो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर एग्जाम में सोचो आपके पास टाइम कम है, 3 मिनट ही बचे हैं और एक क्वेश्चन कंप्लीट करना है ये, और आप ये लाइनें लिख पा रहे हो और यहाँ पे आके आपका टाइम खत्म हो गया सेकेंड स्टेप में, तो आपको इस लाइन के एक्स्ट्रा मार्क्स थोड़ी मिलने वाले। लेकिन अगर ये लाइन नहीं लिखते तो 3 यहां तुम्हारा यहां खत्म हुआ, वहां आपका पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाता, तो आपको पूरे मार्क्स मिलते। तो कहना ये कब लिखना है, तो आप ये समझ गए होंगे, ये तब लिखना जब आपके पास टाइम है। आपके पास एक टाइम मैनेजमेंट भी तो चीज होती है, 3 घंटे में आपको पेपर खत्म करना है। तो अगर आपके पास टाइम है और आप सही तरीके से, बिल्कुल गलत हुए बिल्कुल सही तरीके से कर रहे हैं, तो आप पूरा लिख के आए, मेरी राय। लेकिन ये बता क्यों रहा हूं मैं, क्योंकि इसकी कोई जरूरी नहीं है, कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाले, आप सीधी छलांग कहां से मार सकते हो ये, लेकिन ये लाइन जरूर लिख देना, A एंड B आर को प्राइम, बार बार बोल रहा हूं, 1 नंबर इसी का ही है, ठीक है। कहना और कुछ कट कर सकते हैं, और कुछ कट मत करना भाई, है ना, और कुछ कट करने वाला जरूरी नहीं है, इतना तो बाकी सब में लिखना पड़ेगा। ये जरूर लिख कट करना है तो कट कर सकते हो, ठीक है। डिपेंड आपके ऊपर है कि क्वेश्चन एग्जाम में कितना टाइम है ना, और आपका मन है लिखने का कि नहीं, है ना। लेकिन अगर आप मानो तो लिख देना, अगर टाइम हो तो, नहीं है तो मत लिखना। चलो ठीक है, तो आप सीधी छलांग यहां मारते हो, क्योंकि इससे आपको प्रूफ हो गया ना कि आपने यहां लिख दिया रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर मतलब A/B के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, और A और B को प्राइम है, बात खत्म हो गई, आपने कुछ कम थोड़ी करा। ये क्यों लिखा, ये इंग्लिश में लिख दिया तो और अच्छा समझ में जाए। तो देखो पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, 3 स्टेप कंप्लीट हो गई, अब चौथी स्टेप में लिख रहा हूं। चौथी स्टेप क्यों हुई, क्यों पैदा हो रही है, क्योंकि 5 दो A और B दोनों को डिवाइड कर पा रहा है, तो लोगों को कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गया, ठीक है। तो चौथी स्टेप देखो क्या करेंगे अपन, आगे देखते हैं चौथी स्टेप में, 4th स्टेप में, है ना। स्टेप नंबर 4 लिखता हूं, है ना। कहां तक पहुंच गए थे अपन पहुंच गए थे इस लाइन तक, 10 5 डिवाइड्स बोथ A एंड B, 5 जो है A और B दोनों को डिवाइड कर पा रहा है, इस लाइन पे पहुंच गए थे। यहां से कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गया, किस बात का कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गया, कि आपने तो बोला था कि A और B को तो सिर्फ 1 डिवाइड कर पा रहा है, क्योंकि A और B को प्राइम है, तो 5 कैसे डिवाइड कर सकता है। तो इस बात पर लोगों का झगड़ा शुरू हो गया। तो उसी झगड़े को मैं इंग्लिश में लिखता हूं कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट
A and B have no common factor other than 1. No common factor other than 1. किस बात पे कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो गया? दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1. इस बात पे कि 1 के अलावा इनका कोई फैक्टर नहीं था, इस बात पे लोग झगड़ने लगे. यही मैंने इंग्लिश में लिख दिया. तो कहना भैया इस लाइन को मैं और आसान भाषा में ऐसे भी लिख सकता था क्या? दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव को प्राइम. ए एंड बी आर को प्राइम. तो वही तो मैंने लिखा. ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है इनमें. या ए एंड बी आर को प्राइम है, जौन सा लिखना है आपकी इच्छा है ना. अब आगे देखो, फिर लोग बोलेंगे कि ना भाई ये कॉन्ट्रडिक्ट पैदा क्यों हुआ? ये तो आपने लिख दिया, इसका अब आपकी गलती भी सुधारो कि ना ये कॉन्ट्रडिक्ट पैदा हुआ तो अब इससे अपनी गलती मानो कि ना ये गलती क्यों हुई आपसे, है ना. तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट हैज अराइसन, ARISEN, बिकॉज ये कॉन्ट्राडिक्ट इसलिए पैदा हुआ. अब मैं ये बात बता रहा हूं कि कॉन्ट्रडिक्शन क्यों पैदा हुआ. दिस कॉन्ट्रडिक्ट has arisen because of our incorrect assumption. आपने एक गलत चीज assume कर ली. assumption है, गलत चीज assume कर ली. that वो चीज क्या थी? that √5 is rational number. √5 एक रैशनल नंबर है, ये आपने गलत assume कर लिया रैशनल नंबर. सो अब मैं अपनी गलती सुधार रहा हूं. So we conclude that, मैं कंक्लूजन पे, इस कंक्लूजन पे पहुंचा क्या कि √5 रैशनल नंबर ना होके √5 क्या है. सो वी कंक्लूड दैट √5 इज इररेशनल नंबर. √5 रैशनल नंबर नहीं है, √5 एक इररेशनल नंबर है. ये कौन सी स्टेप थी? ये स्टेप नंबर 4 थी, है ना. तो मैंने देखो स्टेप नंबर 4 में क्या, जो मैंने इंग्लिश में हिंदी में इतनी बातें करी उसी को इंग्लिश में लिख लिया, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन भी तो है, वहाँ कैसे बताओगे टीचर को. तो क्या लिखा मैंने कि दिस कॉन्ट्रैक्ट, जब जैसे पता चला कि 5 दोनों को डिवाइड कर रहा है तो मैंने बोला ये तो कॉन्ट्रडिक्ट पैदा कर रहा है. किस बात पे? कि ए और बी का कोई फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, और आप यहाँ बोल रहे हो 5 दोनों का फैक्टर है, मतलब 5 दोनों को डिवाइड कर पा रहा है, मतलब वो फैक्टर है. फैक्टर का मतलब होता है ऐसे नंबर जो गिवन नंबर को डिवाइड कर पा रहा है. जैसे 6 के फैक्टर कौन है? 6 के फैक्टर हैं 1 2 3 4, क्योंकि ये 3 और 6 ये सारे नंबर 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर पा रहे हैं, इसलिए 6 के फैक्टर है. ठीक है. फिर क्या बोला मैंने कि ये कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए पैदा हो गया. दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन. हमने गलत चीज एज्यूम कर ली, इसलिए ये कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हुआ. और वो गलत चीज क्या थी कि √5 को हमने रैशनल नंबर मान लिया, जबकि फिर हम कंक्लूजन पे भी पहुंचेंगे. सो वी कंक्लूड दैट √5 इज ए रैशनल नंबर. ठीक है. तो अब आप बोलोगे भैया इसमें भी कुछ काटापीटी कर सकता हूं क्या? मैं पूरा लिखना पड़ेगा मुझे? तो मैं बोलूंगा काटापीटी करना है तो देखो यहाँ इस लाइन तक तो आपको लिखना ही है, क्योंकि तो 3rd स्टेप की लाइन है. स्टेप नंबर 4 में आप क्या कट कर सकते हो? ये वाली लाइन अगर कट करना है तो कर सकते हो, है ना. डायरेक्ट किस पे छलांग मार सकते हो? यहाँ से लेके यहाँ पे. दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन. और ये, लेकिन मेरी राय फिर वही है कि आपके पास टाइम है तो आप लिखें, क्योंकि देखो कितने अच्छे से क्लियर हो रहा है पॉइंट टू पॉइंट. तो आपने देखो 4 स्टेप में आपने पूरी कहानी कर दी और कहीं भी आपने रटा नहीं, क्योंकि एक वर्ड का मतलब समझ में आया ना कि ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों पैदा हुआ. फिर हमने अपनी गलती सुधार ली, है ना. ये अब 4 स्टेप में ये कंप्लीट हो गया, मतलब पहला टाइप कंप्लीट हो गया. मैं बोलूँगा बिल्कुल पहला टाइप कंप्लीट हो गया. √2 √3 √5 √7 √11 √19 √23 कुछ भी आ जाए क्वेश्चन में, सब में स्टेप सेम है, क्योंकि ये टाइप 1 का क्वेश्चन है. ठीक है. बिल्कुल फिक्स स्टेप है, हर बार सेम करनी है. ठीक है. अब मेरी बात सुनो. तो आप बोलोगे अच्छा मुझे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का मतलब समझ में आ गया, जो आपने बोला था मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है. अब मुझे समझ में आया. मैंने बोला था ना आप थोड़ा रुक जाओ फिर समझ में आएगा. कॉन्ट्रडिक्शन वर्ड का मतलब समझ लो. अभी पूरी कहानी में बताऊं आपको हुआ क्या है ना. ये कॉन्ट्रडिक्शन मेथड कहता क्या है? कॉन्ट्रडिक्शन मेथड कहता है कि सपोज करो 6 कैसा नंबर है? एक इवन. और अगर मैं पॉजिटिव नंबर को 2 हिस्से करूं, नेचुरल नंबर के 2 हिस्से करूं, तो एक इवन होता है एक ऑड होता है ना. 2 ही नंबर होते हैं. नेचुरल नंबर के अगर आप हिस्से करेंगे नेचुरल नंबर के तो 2 होंगे, एक इवन और एक ऑड. सारे नेचुरल नंबर इसमें समझ जाएंगे. एग्जाम्पल देखो, नेचुरल नंबर 0 2 4 6, ऑड नंबर 1 3 5 7. सारे नेचुरल नंबर, सारे ऑड नंबर इसी में आ जाए. सारे नेचुरल और ऑड, इवन और ऑड को मिला दोगे तो नेचुरल नंबर बन जाएगा. तो अब किसी ने बोल दिया, आपको मालूम है 6 एक इवन नंबर है, आपको मालूम है ना. लेकिन उन्होंने बोला कि प्रूफ करो.
ये मैं बता रहा हूँ कि हम कर क्या रहे थे इतनी देर से, जो कहानी रच रहे थे मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन और अच्छे से कि भाई ये कॉन्ट्रडिक्शन मेथड होता क्या है। तो उन्होंने बोला प्रूफ करो, प्रूफ दैट 6 इज इवन नंबर। आपको मालूम है 6 इवन नंबर है क्योंकि वो 2 से डिवाइड होता है, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हैं, सीधा नहीं लिखना। उन्होंने बोला है कि थोड़ा प्रूफ करके बता, आप कैसे प्रूफ करें। तो मैं क्या करूंगा, 6 को क्या मान लूंगा, ऑड नंबर। मैंने माना लेट 6 इज ऑड नंबर। अगर ये ऑड नंबर है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। यही होती खासियत कि ऑड नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते। लेकिन किसी ने कहीं ना कहीं से 2 स्टेप, जैसे आपने प्रूफ करा था, आपने कहीं से प्रूफ कर दिया कि जो है 2 डिवाइड 6, 2 डिवाइड 6 जो है 6 है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 2 6 को डिवाइड कर रहा है। तो आपने बोला अगर 2 6 को डिवाइड कर रहा है तो फिर कहां से ये ऑड नंबर हुआ, तो फिर तो ये कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो गया। किस बात पे, कि 6 एक ऑड नंबर है ना, क्योंकि ऑड नंबर है तो 2 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है, तो कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो गया। तो कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो गया तो फिर आपने अपनी गलती मान ली कि हाँ भाई ये कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए पैदा हुआ क्योंकि मैंने गलत चीज एज्यूम कर ली थी। क्या एज्यूम कर लिया था मैंने, कि 6 एक ऑड नंबर है। तो फिर आपने अपनी गलती सुधारी और आपने बोल दिया कि वी कंक्लूड दैट 6 इज इवन नंबर। अब आपको कहानी समझ में आई कि कॉन्ट्रडिक्शन मेथड होता क्या है, कि कोई चीज है जिसको आपको प्रूफ करना है और आपको मालूम है ये चीज होती है कि 6 इवन नंबर है। जैसे √5 था कि रेशनल नंबर है, आपको मालूम था, लेकिन आप सीधा मुंह पे नहीं बोल पा रहे थे। तो आपने क्या करा, उसे रैशनल माना। फिर रैशनल माना तो वो रैशनल की कंडीशन ही फॉलो नहीं कर पाया, तो फिर आपने लोगों ने कॉन्ट्रडिक्शन पैदा कर दिया कि ना अगर आप रैशनल मान रहे बोल रहे हो उसको, तो एक रैशनल नंबर की कंडीशन तो फॉलो करनी चाहिए। क्या कंडीशन थी, कि ए और बी का कोई भी 1 के अलावा फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन 5 आ रहा है, तो ये रैशनल नंबर कहाँ से हो गया। तो आपने बोला हाँ भाई मैंने अपनी गलती सुधार लेता हूँ, है ना, क्योंकि लड़ाई झगड़े होने लगे, कॉन्ट्रडिक्शन पैदा होने लगा। तो आपने बोला क्या ना, नहीं √5 रैशनल नंबर नहीं है, इर्रेशनल नंबर है। इसको बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है। लेकिन ये कहीं लिखा नहीं आएगा कि मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से सॉल्व करो। ये तो लोगों ने, टीचरों ने अपने नाम रख दिए, है ना, कि मार्केट में कहना आ रहा हाँ इसे मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं, ठीक है। तो आपने पहला टाइप देख लिया भाई। तो कल को अगर यहाँ पे √5 आ जाए, √5 तो आपने सॉल्व कर ही लिया है, कल को अगर √2 आ जाए, √7 आ जाए, सब कर लेंगे आप, है ना, बिल्कुल कर लेंगे। अब आते हैं अपन सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे। आपको लग रहा होगा कि आपने एक क्वेश्चन करा है और इतनी डिटेल में करा कि ना भैया एक क्वेश्चन में आपने इतना टाइम ले लिया, लेकिन आपको पता है अपन ने एक क्वेश्चन खत्म नहीं करा, पूरा एक टाइप खत्म करा है। और एक टाइप का मतलब होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे √2 √5 सॉल्व करा, √2 आप खुद कर लेंगे, √3 √7 √11 √13 √17 √19 ये सारे सॉल्व हो गए। क्या करना था, गिनी चुनी जो स्टेप थी हर बार वही फॉलो करना है ना। जहाँ 5 आ रहा था वहाँ √2 में 2 आ जाएगा बार बार। तो आपने एक टाइम को एक क्वेश्चन खत्म नहीं करा, आपने एक पूरा टाइप खत्म करा। अब आते हैं सेकंड टाइप पे, मतलब सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे। और सेकंड नंबर का क्वेश्चन सेकंड टाइप का है, क्यों, क्योंकि बीच में क्या दिख रहा है, प्लस माइनस। मैंने अभी बोला था ना, जहाँ बीच में प्लस माइनस दिख जाए वो क्या बोलते हैं, सेकंड टाइप का क्वेश्चन कहलाएगा। अब सेकंड टाइप में कुछ समझने वाली बातें सुनो, है ना। क्या लोग रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर तक तो पहुंच ही गए थे कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। अब लोगों ने दिमाग लगाया, क्या कहना भैया कल को अगर मैं 2 रैशनल नंबर को जोड़ूं तो क्या आने वाला है। तो रैशनल नंबर R1 मतलब पहला रैशनल नंबर, R2 मतलब दूसरा रैशनल नंबर। कहना भैया अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो क्या आने वाला है, तो मैं बोलूंगा रैशनल नंबर ही आने वाला है। आप बोलोगे मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस करूं तो भी रैशनल नंबर आएगा, इनटू करूं तो भी रैशनल नंबर आएगा, डिवाइड करूं तो भी रैशनल नंबर आएगा। इसको क्लास 9 में बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है कि जब 2 रैशनल नंबर, क्योंकि उस क्लास 9 में यही था आपके में कि 2 रैशनल नंबर को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 2 रैशनल नंबर को घटाएंगे क्या आएगा। लेकिन आप क्लास 10th में आ गए, तो क्लास 10th में आपको शॉर्ट नोट्स में बस इतना लिखना रहता है कि 2 रैशनल नंबर है, अगर उनको जोड़ूं, घटाऊं, मल्टीप्लाई या डिवाइड करूं, चारों में से कोई भी साइन लगा दूं, है ना, तो क्या आने वाला है, रैशनल नंबर आने वाला है। अब आप बोलोगे क्या ना भैया मैथमेटिक्स में तो एग्जाम्पल दो, तो आप बोलूंगा बिल्कुल दूंगा। 2 रैशनल नंबर कुछ भी सोच लो, आपने 5 सोच लिया, दूसरा नंबर 2 सोच लिया, दोनों रैशनल नंबर है क्योंकि दोनों को P/Q के फॉर्म में लिख पा रहा है। देखो दोनों इंटीजर है, नीचे वाला इंटीजर ऊपर वाला इंटीजर, तो रैशनल नंबर है। इनको जोड़ोगे तो कितना आ गया, 7। देखो रैशनल नंबर आया, 7 भी एक रैशनल नंबर होता है क्योंकि इसे 7/1 पे लिख पा रहा है आप। अब इन दोनों नंबर को अगर आप घटाओगे तो भी क्या आएगा, रैशनल नंबर। इन दोनों नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या आएगा, रैशनल नंबर। इन दोनों नंबर को डिवाइड करोगे तो भी क्या आएगा, रैशनल नंबर। 5/2 रैशनल नंबर होता है। तो मतलब कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड इनटू कुछ भी करो रैशनल नंबर ही आएगा, बिल्कुल रैशनल नंबर है। कोई भी एग्जांपल सोच लो। लोग आप पे एक बात खड़ी कर देंगे डिवाइड में, अब मैं बोल, ये आपको खुद ही समझ जानी चाहिए क्या कि जब आप डिवाइड करोगे तो जो नीचे वाला रैशनल नंबर है ना, वो 0 नहीं होना चाहिए।
ये तो आपको क्लियर है। नहीं तो कल को आप बोलोगे कि भाई दो रैशनल नंबर को डिवाइड करेंगे तो रैशनल नंबर आएगा, तो बोलेंगे हाँ, तो आपने बोला 5/2 देखो रैशनल नंबर आ रहा है, लेकिन बच्चे ने डाउट पूछ लिया, कहना भैया 0 से डिवाइड कर दो, है ना, क्यों, क्योंकि 5 भी एक इंटीजर है, 0 भी एक इंटीजर है, तो ये रैशनल नंबर होगा, तो मैं बोलूंगा नहीं होगा, है ना, ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है, दोनों रैशनल नंबर को डिवाइड कर रहा हूं तो रैशनल नंबर आना चाहिए, यही बात लिखी, दो रैशनल नंबर को डिवाइड करूंगा तो रैशनल नंबर आएगा, लेकिन ये तो इन्फिनिटी आ जाएगा, इन्फिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड, तो बात गलत हो जाएगी। तो मैं बोल दूंगा ना कि जब आप डिवाइड करो ना तो नीचे वाली पार्टी को 0 मत लेना, तो फिर कहां से आपका आपका जो स्टेटमेंट है वो रूल तो फॉलो ही नहीं कर रहा सामने वाला। आपने बोल दिया ना कि जब दो रैशनल नंबर को डिवाइड करेंगे तो नीचे वाली पार्टी को 0 नहीं लेंगे, अगर आप वो 0 रख रहा है तो आप बोलोगे भाई मैंने मना करा ना 0 मत लो, 0 के अलावा कुछ भी नंबर ले लो, बिल्कुल रैशनल नंबर आएगा, दो रैशनल नंबर को इनटू डिवाइड कुछ भी करो। कब लेना है? डिवाइड वाले केस में, डिवाइड वाले केस में जो नीचे वाला है मतलब R2 है उसको नॉट इक्वल्स टू 0 लेंगे हम, 0 कभी नहीं लेंगे। ये बात अब आप लिखने वाली नहीं होती, ये आप खुद ही समझ जाएंगे, है ना, कहना भैया अंडरस्टूड है कि 0 नहीं लेंगे, नहीं तो बात खत्म हो जाएगी, मुझे आपको गलत थोड़ी प्रूफ करना है हर बार, है ना। तो कुछ नियम कानून होते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में था वो थ्योरम में नहीं था कि पी प्राइम नंबर ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पी, उन्होंने पी प्राइम नंबर ही क्यों बोला, कि और कोई सा नंबर होता तो वो थ्योरम ही काम करती, तो उन्होंने बोला कि पी को प्राइम नंबर लेना तभी ये काम करेगी। पॉइंट समझ में आया? हाँ चलो, तो दो रैशनल नंबर के बारे में बात आ गई। फिर हुआ कि भैया अगर दो इर्रेशनल नंबर ले लिया तो, नहीं रैशनल और इर्रेशनल नंबर लेते हैं। क्या नंबर ले रहे हैं? दो रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, अगर दो रैशनल और एक रैशनल और दूसरा इर्रेशनल नंबर है और वो एक बार मैं उनको ऐड कर रहा हूँ मतलब प्लस कर रहा हूँ, दूसरी बार मैं माइनस करूंगा, फिर इनटू करूंगा और फिर डिवाइड करूंगा। क्या ना आप इतने कम में कैसे लिख रहे हो, इतना कम क्यों लिख रहे हो? तो मैं बोलूंगा ये सब 9th में था बहुत डिटेल में, अब 10th में आपको बस इतना पता होना चाहिए शॉर्ट नोट्स के लिए कि जब भी दो एक रैशनल और एक इर्रेशनल को जोड़ूं, घटाऊं, मल्टीप्लाई या डिवाइड करूं तो जो आंसर आता है वो इर्रेशनल नंबर आता है। इर्रेशनल नंबर प्रूफ भी करूंगा मैं, क्या आता है? इर्रेशनल नंबर। तो आपको शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाने, तो कोई भी रैशनल नंबर सोचो, आपने सोचा 2, इर्रेशनल नंबर सोच लो, आपने सोचा √2 या √3 ले लो, आप एक काम करो, नहीं तो आप बोलोगे सेम ले रहा है तो √3 ले लो। अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो इर्रेशनल नंबर आएगा, क्यों? क्योंकि इसमें से जो इर्रेशनल वाली पार्टी है वो सॉल्व भी नहीं होगी, और सॉल्व नहीं होगी तो वो आंसर क्या आएगा? इर्रेशनल नंबर आएगा। इर्रेशनल नंबर IRN, इर्रेशनल नंबर। और अच्छा समझाना चाहूँ तो मैं आपको ये बता दूं कि 2 का मतलब तो 2 ही होता है और √3 का मतलब होता है 1.73 डैश डैश। जब इनको जोड़ूंगा तो ये बन जाएगा 3.73 डैश डैश डैश। और जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो मैं आपको बता दूं कि डेसिमल एक्सपेंशन DE लिख दूं भाई शॉर्ट फॉर्म में। डेसिमल एक्सपेंशन 9th क्लास में 3 टाइप के होते हैं, दुनिया में 3 टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन है। पहला है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आप बोलोगे इनको इतनी जल्दी जल्दी क्यों बता रहा है? क्योंकि ये 9th का पार्ट है ना। फिर बता क्यों रहा है 10th में? क्योंकि 9th में आप कई लोग भूल चुके होंगे, कई लोगों ने उस टाइम पढ़ा नहीं होगा, कई लोगों को डाउट होगा, तो फिर भी बताना तो मेरा काम है कि मुझे सबको साथ लेके चलना है भाई, है ना। तो जिनको आता है वो थोड़ा पेशेंस रखें कि ना हाँ भैया आता है तो हम फिर से रिवाइज कर ले रहा है, क्योंकि हमारे साथ और भी बच्चे बैठे हुए हैं सब, तो हमें सबको साथ लेके चलना है, अकेले नहीं भागना है, कहीं नहीं पहुँच पाएंगे अकेले, ठीक है। तो इसलिए जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता भाई अब समझ लो। तो डेसिमल एक्सपेंशन दुनिया में 3 तरीके के होते हैं, पहला टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जिसे मैं NTNR भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, NTNR नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का एग्जांपल है जैसे 2.34, डेसिमल के बाद अगर टर्म खत्म हो गई तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब है कि नॉन टर्मिनेटिंग मतलब डेसिमल के बाद टर्म खत्म नहीं होंगी, मतलब डिजिट जो है वो खत्म नहीं होंगे, चलते जाएंगी, लेकिन रिपीट होंगे, बार बार सेम नंबर रिपीट होगा, 1 या 2, है ना। जरूरी नहीं है कि एक ही नंबर रिपीट हो, 1 2 1 2 ऐसा भी चलेगा, तो भी ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का केस है ना। थोड़ा पानी पी ले। और तीसरा केस क्या है? तीसरा केस है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब डेसिमल के बाद डिजिट खत्म नहीं होंगे।
डेसिमल के बाद डिजिट खत्म नहीं होंगे लेकिन रिपीट भी नहीं होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, है ना, नॉन मतलब नहीं होता है। तो एग्जांपल दो, क्या ना 2.34567 देखो डैश डैश डैश, डिजिट खत्म नहीं हो रहा क्योंकि डैश डैश लगा है, मतलब इनफाइनाइट टाइम तक जा रहे हैं और रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो क्या ना ये इसका मतलब क्या हुआ, तो बोलूंगा अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आता है तो वो नंबर जो है वो रैशनल नंबर होता है, क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन कब आया होगा, जब दो चीज़ों को डिवाइड करा होगा, और दो चीज़ों को डिवाइड करते हैं तो रैशनल नंबर बनता है ना। इर्रेशनल नंबर में भी दो चीज़ों को डिवाइड करते हैं लेकिन वो दोनों इंटीजर नहीं होती, है ना। तो अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है मतलब ये रैशनल नंबर है, ठीक है। जब डेसिमल हटाओगे तो वो रैशनल नंबर बन जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है तो भी वो रैशनल नंबर की निशानी है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है तो वो कौन सा नंबर कहलाएगा, वो इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। कौन सा नंबर, इर्रेशनल नंबर। मतलब अगर भैया हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ गया तो मैं साफ बोल दूंगी ये एक इर्रेशनल नंबर है, मैं बोलूंगा बिल्कुल। और अगर ये दोनों डेसिमल एक्सपेंशन आ गया तो बोल देना रैशनल नंबर है, ठीक है। तो क्या ना इसका जरूरत कहाँ, आप इसकी कहाँ पड़ी मुझे जरूरत, तो मैंने देखो 2 + √3 है, आपको डाउट आया कि इर्रेशनल है कि रैशनल, क्योंकि एक रैशनल है और एक इर्रेशनल है, तो आपने जोड़ा आया तो देखो 3.73 और डॉट डॉट चल रहा है क्योंकि खत्म नहीं हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। डिजिट आफ्टर डेसिमल रिपीट नहीं हो रहा ना, पहला 7 है, दूसरा 3 है, अगला 1 आएगा, फिर 4 आएगा, ऐसे चलते जाएंगे, अलग अलग आएंगे, तो रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट नहीं हो रहा तो ये डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है मतलब थर्ड नंबर का, तो ये थर्ड नंबर का नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन से नंबर का होता है, तो आप बोलेंगे इर्रेशनल नंबर का। इसका मतलब ये इर्रेशनल नंबर है, तो मैं बोलूँगा हाँ ये मैंने प्रूफ करा, क्लास 9th में ऐसे ही प्रूफ करा जाता था। अब अपन क्लास 10th में आगा तो अपन डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। चलो मिटा दूं भाई इसको, है ना। तो क्या ना भैया कल को अगर मैं माइनस भी करता तब भी यही आता, तो हाँ एक रैशनल नंबर ले लो 2, एक इर्रेशनल नंबर ले लो √2, आप इनको सबट्रैक्ट करोगे तो डेसिमल एक्सपेंशन जो आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा, क्योंकि 2 का मतलब 2 ही होता है, ये होता है 1.1412 ऐसा 6, है ना, ऐसे चलता रहता है। घटाओगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा, क्या ना भैया दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक रैशनल और एक इर्रेशनल नंबर को, तो भी वही आएगा, क्योंकि इसका मतलब 1.141 कितना होता है 1.141, बस 3 डिजिट तक याद रखो, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो ये बन जाएगा 2.282 डैश डैश। देखो डेसिमल के बाद डिजिट खत्म नहीं हो रहा है क्योंकि डैश डैश लगा है, डॉट डॉट लगा, मतलब इनफाइनाइट टर्म तक जा रहा है, और रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो इसलिए मतलब डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब है कि ये जो है वो इर्रेशनल नंबर है, अगर ये इर्रेशनल नंबर है तो ये भी इर्रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि उसी से बना है। और जब आप डिवाइड करोगे तब भी क्या आएगा, इर्रेशनल नंबर आएगा डेसिमल एक्सपेंशन से। तो आपने क्या देखा, तो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाओगे, जैसे मैंने बनाया, एक रैशनल नंबर एक रैशनल नंबर, ठीक है, दोनों का चारों साइन लिखना, क्या ना आंसर क्या आएगा रैशनल। एक रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर, दोनों का साइन, चारों के साइन लिखना और आंसर क्या लिख देना, इर्रेशनल नंबर, हमेशा इर्रेशनल आएगा, मैं बोलूँगा बिल्कुल। तीसरा आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब 9th में आप पढ़ चुके हैं, अब उसका कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी बता दूं क्योंकि आपके बीच में डाउट आ गया होगा। क्या डाउट आ गया होगा, क्या ना भैया अगर 2 इर्रेशनल नंबर हो गए तो IR बोल रहा हूँ, पहला इर्रेशनल नंबर है ना और दूसरा इर्रेशनल नंबर IR2, इनको अगर प्लस माइनस इंटू या डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, तो मैं बोलूँगा, है ना, तो मैं बोलूँगा कि इनका आंसर रैशनल नंबर भी आ सकता है, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर भी आ सकता है, मतलब रैशनल और इर्रेशनल दोनों आ सकते हैं, मैं बोलूँगा बिल्कुल। कई बार रैशनल आएगा, कई बार इर्रेशनल, क्या ना, एक प्रूफ करके बता रहा हूँ। आप बोलो कि पहला इर्रेशनल नंबर, एक इर्रेशनल नंबर, आपने बोला भाई √2, दूसरा इर्रेशनल नंबर √3, जोड़ूंगा तो देखो इर्रेशनल नंबर आया, तो आप बोलोगे भैया फिर तो इर्रेशनल आया, तो बोलूँगा देखो अब रैशनल ला के बता रहा हूँ। एक इर्रेशनल नंबर है 2 - √2, इर्रेशनल नंबर है, अब भी आपने प्रूफ करा है, देखो 2 - √2 इर्रेशनल नंबर होता है, रैशनल में से इर्रेशनल घटाते हैं तो इर्रेशनल आता है, ठीक है। क्या 2 + √2 भी इर्रेशनल है, आप बोलेंगे हाँ 2 + √2 भी इर्रेशनल है। देखो दो इर्रेशनल नंबर को जोड़ रहा हूँ मैं, ये भी एक इर्रेशनल, ये भी एक इर्रेशनल, जब जोड़ूंगा तो √2 कट जाएगा, कितना आंसर आ गया 4, और 4 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब है जब मैं दो चीज़ों को जोड़ रहा हूँ तो रैशनल भी आ रहा है इर्रेशनल भी आ रहा है, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल। तो जब भी आप दो इर्रेशनल नंबर को जोड़ेंगे, घटाएंगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो आपके दोनों आंसर पॉसिबल है, रैशनल भी इर्रेशनल भी, कभी रैशनल आता है कभी इर्रेशनल आता है। ये क्यों बताया, क्योंकि आपने दो रैशनल नंबर को जोड़ना सीखा, एक रैशनल और एक इर्रेशनल को जोड़ना सीखा, घटाना सीखा, मल्टीप्लाई डिवाइड करना सीखा, फिर आप आगे बढ़ गए। फिर आपके दिमाग में आया कि ना भैया दो इर्रेशनल नंबर के बारे में भी तो बताओ, आपने तो बताया ही नहीं।
तो डाउट आया होगा तो मैंने दिमाग में क्लियर कर दिया आपको, है ना। इसकी ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि क्लास 9th में था और अब ज़रूरत है नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन या सेकंड टाइप का क्वेश्चन, बात एक ही है, दोनों को कहने का मतलब यही है क्योंकि आप सेकंड क्वेश्चन जो है वो किससे बिलोंग करता है, सेकंड टाइप से। सेकंड टाइप का मतलब क्या सीखा था हमने, बीच में प्लस या माइनस दिख जाए। यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे प्लस दिख रहा है। करने का तरीका देखो, पहली स्टेप सेम है, बिल्कुल डिट्टो सेम है भाई। पहली स्टेप क्या सेम है, लेट जो क्वेश्चन है उसको क्या मान लूंगा, इर्रेशनल नंबर मान लूंगा। इर्रेशनल तो है ही, रैशनल मान लूंगा। लेट 3 + √2 √5 इज अ रैशनल नंबर, मान ली। हाँ यही होता है मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। फिर क्या कह लूंगा, वही रैशनल नंबर की पूरी डेफिनेशन क्या, सो इट कैन बी रिटर्न। भाई ये देखो, मैं रिटर्न मैं लिख चाहूँ तो डायरेक्ट भी बोल सकता हूँ, लेकिन लिख रहा हूँ, है ना। फिर धीरे धीरे हम कम करते जाएंगे लिखना, बताते जरूर जाऊंगा। सो इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ, इन द पहले टाइप का पहला क्वेश्चन जरूर पूरी डिटेल में करेंगे हम, फिर तो हम पता ही चल जाएगा कि सब में सेम प्रोसेस है। सो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a/b वेयर a एंड b आर इंटीजर। यहाँ पे a एंड b क्या है, इंटीजर है। एंड b नॉट इक्वल टू जीरो, b नॉट इक्वल टू जीरो है। फिर आपने यहाँ पे क्या माना था, लेट a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ये स्टेप नंबर 1 थी, जो कि मैंने आपसे बोला था कि स्टेप नंबर 1 हमेशा कॉमन रहेगी तीनों टाइप के क्वेश्चनों में, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप और थर्ड टाइप में। तो देखो बिल्कुल डिट्टो उतार दी। अब स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं हम, स्टेप नंबर 2 में करते हैं जो हमने लिखा उसको मैथमेटिक्स में लिखेंगे। 3 + का 2√5 को a/b के बराबर माना है, क्योंकि रैशनल नंबर है तो a/b लिख सकता हूं, तो मैंने लिख दिया। अब मैं वहां पे क्या करता था, जब जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था पिछली बार, उसमें मैं स्क्वायरिंग करता था, क्योंकि वो टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन था, उसका तरीका यही है। जब भी टाइप 2 या टाइप 3 का क्वेश्चन आता, हमें स्क्वायरिंग नहीं करनी। हमें क्या करना है, इस वाली पार्टी को, इस पूरी कहानी में एक इर्रेशनल नंबर होगा, तो आप ध्यान से देखो, इस पूरी कहानी में एक इर्रेशनल नंबर है, ये √5। इसी के कारण तो पूरी कहानी बिगड़ रही है। अगर ये √5 की जगह 5 होता तो 5 + 2 10 और +3 13 एक रैशनल नंबर होता, कहानी बिगड़ खत्म हो जाती। तो ये √5 को अकेला करना है, हमेशा किसको करना, अकेला करना है। ये लिख लेना हिंदी में कि √5 को मुझे अकेला करना है हमेशा। तो सबको उस साइड पहुंचाओगे, तो उस साइड पहुंचाओगे तो सबसे पहले कौन जाएगा, 3, तो 3 उस साइड गया, कहना भाई आप जाओ, तो a/b - का 3। फिर कौन जाएगा, तो अब √5 को अकेला करना है, 2 जाएगा, लेकिन 2 तो यहाँ मल्टीप्लाई में, तो मैंने कहा क्या हुआ, मल्टीप्लाई में तो उधर किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो उस साइड डिवाइड में चला जाएगा। तो डिवाइड में जाएगा तो देखो लिख दूं a/b - 3, तो एज इट इज। डिवाइड में जाएगा तो डिवाइड में ऐसे लिख दूं 1/2। अंदर भी ले जा सकते हो, लेकिन ना ले जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ले जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, उसका कोई सेंस नहीं बनता, बस पहुंचाना था, क्या ना। इसके बाद क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। मैं बोलूंगा बिल्कुल स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। अब आती स्टेप नंबर 3। तो इसका मतलब है फर्स्ट टाइप भैया, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप में पहली स्टेप सेम है, मैं बोलूंगा बिल्कुल पहली स्टेप सेम, और दूसरी स्टेप अलग अलग है, आधी सेम है, यहां तक सेम है, a/b लिखने के तक। स्क्वायरिंग नहीं करनी, मैं बोलूंगा बिल्कुल स्क्वायरिंग नहीं करनी, आधी सेम है ना। चलो स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, इसको अकेला क्यों करा, इसके कारण मैं बताता हूं अकेला क्यों करा। अकेले करने से पहले एक चीज सुन लो मेरी बात, क्या कि जो सेकंड और थर्ड टाइप है, सेकंड और थर्ड टाइप में क्या है, प्लस दिखेगा या माइनस दिखेगा, और थर्ड टाइप में क्या है, इनटू, कोई इनटू में दिखेंगी चीजें या डिवाइड में दिखेंगी। इस कहानी में जो √5 है ये एक इर्रेशनल नंबर है ना, ये आपको पता है, और इसका हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो आप बोलोगे फिर, लेकिन यहां तो हमें इसको प्रूफ करना है ना, तो मैं बोलूंगा इस पूरे को प्रूफ करना है आपको, 3 + 2 √5 को। √5 को प्रूफ नहीं करना, √5 तो अपन प्रूफ कर चुके। अगर प्रूफ कर चुके तो आपको वो बोलते हैं कि अब आप इस वर्ड का कहीं भी यूज कर सकते हो, है ना, क्योंकि आप पहले प्रूफ ले चुके हो, तो आपको पता है कि √5 एक इर्रेशनल नंबर है, तो इस सेंटेंस का हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, जो कि मैं आगे करूंगा। अब बार बार प्रूफ नहीं करना, नहीं तो 2 पेज का क्वेश्चन ये जाएगा, 1 1.5 पेज का क्वेश्चन, और अब भी आपने प्रूफ करा फिर से थोड़ी प्रूफ करेंगे हम, तो ऐसा तो 4 5 पेज का क्वेश्चन बन जाएगा, इतने का तो क्वेश्चन ही नहीं आने वाला। तो स्टेप नंबर 3 में देखो क्या करना है। ये बात समझ में आ गई कि यहाँ पे मुझे क्या जानकारी दे दी उन्होंने, लिखा नहीं है कहीं पे, लेकिन उन्होंने आपको जानकारी दे दी है कि √5 एक इर्रेशनल नंबर है। क्यों दे दी है, क्योंकि आप पहले प्रूफ कर चुके हो। ठीक है, मत करना सर, हाँ लाइट से जल रही है।
ठीक है, तो यहाँ पे आपको जानकारी क्या रहेगी कि √5 एक इर्रेशनल नंबर है। अब भी आपको और क्लियर हो जाता है ना। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पूरी चीज़ें एक ही बार में क्लियर करने की कोशिश मत करा करें, थोड़ा रुक जाया करें। जैसा मैंने बोला था ना, कॉन्ट्राडिक्शन बैठ के मीनिंग समझाया, फिर हमने पूरा जब करा तो आपको समझ में आ गया अच्छा ये है कॉन्ट्राडिक्शन जो इतनी देर से बोल रहे थे, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, तो ऐसे ही आप थोड़ा रुक जाओ, मैंने बोल दिया ना √5 इर्रेशनल नंबर है, ये आप इस सेंटेंस का कहीं भी यूज़ कर सकते हो, आपको मालूम है क्योंकि आप प्रूफ कर चुके हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पूरा क्लियर समझ में जाएगा। स्टेप 1 क्लियर, स्टेप 2 क्लियर। स्टेप 2 में क्या करना है, जो भी रूट वाली क्वांटिटी है उसको अकेला करना है हमेशा हमेशा, है ना। इसलिए तो नाम रखा ये स्टेप 1 स्टेप 2 एग्जाम में करना है, बिल्कुल मत करना। वहां पे आपको याद रखने के तरीके कि स्टेप 4 स्टेप में कंप्लीट करा है क्वेश्चन। पहली स्टेप यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगी, दूसरी स्टेप यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगी, फिर तीसरी स्टेप यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगी। एग्जाम में लिख के मत आना स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, क्या ना लिख के आ गए तो गलत है, गलत नहीं है लेकिन लिखना ही मत, है ना। हाँ, ये आपको सिर्फ आसान करने के तरीके हैं। फिर क्या लिखेंगे स्टेप नंबर 3 में, स्टेप नंबर 3 में हम लिखेंगे सिंस तीनों जो भी नंबर यूज हो रहा है उनके बारे में बताओ। A B 3 2 यही चीजें यूज होने वाली, तो A B 3 and 2 आर इंटीजर, ये तीन चारों बंदे जो हैं वो इंटीजर हैं। बन भी बोल दो, बोलना तो बोल दो, मैं नहीं बोल रहा, है ना, चारों के बारे में बोल दिया। क्यों, क्योंकि देखो A और B तो इंटीजर है, क्या ना, कैसे पता, लिखा है तुमने इन द फॉर्म ऑफ A/B वेयर A and B आर इंटीजर, देखो लिखा है ना, तो ये भी इंटीजर है, 2 इंटीजर है पता ही है, 3 इंटीजर है पता है। बन के बारे में मैंने बोला नहीं, तो मैंने बोलना है तो और बोल दो, बन के बारे में हालांकि कोई बोलता नहीं है ना, इसलिए नहीं बोला मैंने भी। सिंस A B 3 and 2 आर इंटीजर, सो ये पूरी क्वांटिटी जो है वो इंटीजर होगी। सो इंटीजर मतलब ये रैशनल नंबर होगी। सिंस A B 3 and 2 आर रैशनल नंबर, सॉरी ये सारे के सारे इंटीजर हैं और ये चीजें डिवाइड हो रही हैं। देखो A और B डिवाइड हो रहा है, ये प्लस माइनस हो रहा है। अगर जैसे ही दो चीजें डिवाइड हो गई तो जब दो इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो क्या बन जाता है, रैशनल नंबर। और ये हो गया रैशनल नंबर, क्योंकि ये इंटीजर है, इनको डिवाइड करा तो ये रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में से 3 घटाएंगे, अब भी देखा था 3 एक रैशनल नंबर है। जब दो रैशनल नंबर को घटाते हैं तो क्या बनता है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में कोई चीज का मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं जो कि रैशनल है तो क्या बनता है, रैशनल नंबर। तो इसका मतलब है ये पूरी क्वांटिटी बन गई, ये रैशनल नंबर है। हाँ, तो 1/2 A/B - 3 इज अ रैशनल नंबर। क्या है ये, रैशनल नंबर। क्यों है रैशनल नंबर, फिर से बता रहा हूं, क्योंकि आपने यहाँ पे बोल दिया ये इंटीजर है A और B। अगर दोनों इंटीजर हैं तो जब उनको डिवाइड करा दो इंटीजर को तो आंसर रैशनल नंबर आएगा। रैशनल नंबर क्या होते हैं, जब दो इंटीजर को डिवाइड करा जाता है। फिर अगर ये रैशनल नंबर बन गया तो इसमें से कुछ घटाया जो कि रैशनल नंबर है, तो जब एक रैशनल नंबर में से दूसरा रैशनल नंबर घटाते हैं तो रैशनल नंबर बनता है। अब भी प्रूफ करा। फिर बाहर 1/2 है, जब उसका मल्टीप्लाई करा वो भी रैशनल नंबर है, तो दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी रैशनल नंबर बनता है। ठीक है, तो ये पूरी क्वांटिटी रैशनल नंबर बन गई। अगर ये पूरी क्वांटिटी रैशनल नंबर बन गई, ठीक है, देयरफॉर अगर ये पूरी क्वांटिटी रैशनल नंबर है तो जो सामने बैठा है वो भी रैशनल नंबर हुआ, क्योंकि रैशनल नंबर के सामने जो क्वांटिटी बैठी होगी वो भी तो रैशनल होगी, तभी तो वो इक्वल का साइन लगा। क्यों होगी, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन लगा है। बीच में इक्वल का साइन का मतलब क्या होता है, इक्वल का मतलब होता है बराबर, है ना। अगर आपने 5 के सामने 5 बिठाया तो ये सही स्टेटमेंट है, लेकिन 5 के सामने 6 बिठा दिया ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन लगा है। इक्वल का साइन मतलब दोनों चीजें बराबर है। तो अगर इस साइड रैशनल नंबर है तो उस साइड भी क्या होगा, रैशनल नंबर, इस स्टेटमेंट के थ्रू। देयरफॉर √5 इज रैशनल नंबर। क्यों, क्योंकि आपने राइट हैंड साइड को प्रूफ करा तो लोगों ने बोला फिर तो लेफ्ट हैंड साइड वाले भी रैशनल नंबर है, क्योंकि इस साइड रैशनल नंबर है। जैसे ही आपने ये वर्ड लिखा √5 इज रैशनल नंबर, विवाद शुरू हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गया। कहना क्यों, कहना अब भी आपने थोड़ी देर पहले प्रूफ करा था कि √5 एक इर्रेशनल नंबर है और आप यहां बोल रहे हैं कि रैशनल नंबर है, तो झगड़े शुरू होने लगे, कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गया, विरोध शुरू हो गया, है ना। तो ये विरोध किस बात पे हुआ, ये इस बात पे प्रूफ हुआ कि आप बोल रहे हैं रैशनल नंबर है, जबकि असलियत में तो वो इर्रेशनल नंबर है। तो आपको प्रूफ करना है क्या, नहीं, आप प्रूफ कर चुके हो। तो मैंने अभी बोला था ना इस सेंटेंस का कि इस पूरे सेंटेंस में √5 एक इर्रेशनल नंबर है, ये उन्होंने हिंट दे दी आपको। ये वो हिंट कहीं लिखेंगे नहीं, ये आपको हम बताएंगे कि ये उन्होंने बात बोल दी है, क्योंकि आप इसको प्रूफ कर चुके हो। उन्हें प्रूफ तभी तो दिया था पहले, है ना, तो उनको बताना नहीं रहता। अब बोलोगे हमने बताना चाहो तो बता दो भाई, लेकिन वैसे भी ये 1.5 पेज का क्वेश्चन चला जाएगा। फिर वो 2 पेज का और √5 इर्रेशनल नंबर अब भी प्रूफ करा तो 2 पेज में वो चला जाएगा। 5 पेज में क्वेश्चन क्यों करोगे 4 नंबर का, ठीक है। तो यहां पे बात क्या है
कि √5 एक इरेशनल नंबर है, इस सेंटेंस का आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। तो जैसे ही आपने बोला √5 एक रैशनल नंबर है, विवाद शुरू हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गया, है ना। तो कॉन्ट्राडिक्शन किस पैदा हो गया, किस बात पे कि √5 तो इरेशनल नंबर है, हमें कंफर्म है, अब भी प्रूफ करो, और आप रैशनल नंबर बोल रहे हैं, फिर आप अपनी गलती मानोगे, क्या ना, हाँ भाई हम अपनी गलती मान रहे हैं, हमने रॉन्ग अजम्पशन कर लिया, गलत चीज मान ली। क्या गलत चीज मान ली, कि ये जो क्वांटिटी है वो रैशनल नंबर है, इसी की वजह से तो गलती, पूरा विवाद शुरू हुआ। तो हम अपनी गलती सुधारेंगे, और क्या सुधारेंगे, कि रैशनल नंबर नहीं है, ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, वही जो स्टेप नंबर 4 थी ना उसकी, फर्स्ट टाइप की, स्टेप नंबर 4 लास्ट, पूरा डिट्टो सेम लिखना है। क्या लिखना है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इर्रेशनल नंबर, मतलब सेम, लगभग डिट्टो सेम मत उतार देना, थोड़ा करेक्शन करना है। क्या, कि ये कॉन्ट्राडिक्शन, दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये जो आपने लाइन लिखी है कि √5 एक रैशनल नंबर है, ये कॉन्ट्राडिक्शन पैदा कर रही है, कौन से फैक्ट पे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इर्रेशनल नंबर, √5 एक इर्रेशनल नंबर है, इस बात पे विवाद पैदा कर रही है। तो हम बोलेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन, ये इनकरेक्ट अजम्पशन, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हुआ ये हमारे इनकरेक्ट अजम्पशन, मतलब हमने गलत चीज मान ली, इस वजह से पैदा हुआ। ठीक है, इनकरेक्ट अजम्पशन। सो वी कंक्लूड दैट, हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, क्या, कि इस अकेले को मत बोल देना, हम इसका ये तो √5 तो एक इसका हिस्सा है, तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि ये जो क्वांटिटी लिखी है ये रैशनल नंबर नहीं, इर्रेशनल नंबर है। तो 3 + 2 √5 इज इर्रेशनल नंबर, हमने अपनी गलती सुधार ली है। ये पूरी कहानी क्यों बिगड़ी, इसलिए बिगड़ी क्योंकि आपने गलत अजम्पशन कर लिया था। क्या गलत अजम्पशन करा था आपने, सिर्फ √5 को थोड़ी गलत अजम्पशन करा था, आपने पूरे को माना था ना, तो पूरा लिखेंगे। तो आप बोलेगे भैया आपने इसमें एक आध लाइन कम कर दी ना वो वाली, तो मैं बोलूँगा हाँ भाई ये तो इंग्लिश है ना, तो आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर दोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो जरूरी पॉइंट है वो तो सारे यूज़ करने हैं हमें। ठीक है, तो हमने क्या लिखा कि ये रैशनल, जैसे हमें पता चला कि ये कहानी क्या थी पूरी में, अगर प्लस माइनस आ जाए तो आपको क्या करना है, पहली स्टेप सेम है, दूसरी स्टेप में √5 को अकेला करना है, हमेशा करना है। फिर आपको ये चीज़ प्रूफ करना है कि ये रैशनल नंबर है। कैसे, क्योंकि ये सब इंटीजर है, तो इंटीजर को डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी करते हैं तो रैशनल नंबर आता है। अगर ये रैशनल नंबर है और बीच में इक्वल का साइन लगा तो सामने वाला भी रैशनल नंबर होगा, क्योंकि रैशनल नंबर के सामने रैशनल नंबर बैठेगा। ठीक है, अगर वो रैशनल नंबर निकला तो कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो गया, क्योंकि लोगों को पता था कि वो √5 तो रैशनल नंबर है, तो फिर हमने बोल दिया कि हाँ हमने गलत अजम्पशन कर लिया है ना, हम अपनी गलती मान रहे हैं और इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि ये जो क्वांटिटी है वो रैशनल नंबर नहीं, इर्रेशनल नंबर है। कहानी समझ में आ गई होगी आपको कि ये तो दूसरा वाला टाइप बोलोगे ये तो आसान है, पहले वाले से मैं बोलूँगा हाँ ये पहले वाले से थोड़ा आसान है, इसमें स्क्वायरिंग वगैरह नहीं करनी, सब्स्टिट्यूट नहीं करना वैल्यू, है ना, ये थोड़ा आसान है। ठीक है, तो पहली स्टेप सेम थी। अब आप बोलोगे भैया अब भी आपने हमें बोला था एक चीज बहुत IMP है जिसका 1 नंबर मिलेगा और आपने नहीं लिखी, तो मैं बोलूँगा मैं भी भूल गया। ठीक है, तो आप सुधार दो मेरी गलती। क्या बोला था मैंने, जैसे ही आप A/B लिखें यहाँ पे बोलें कि A and B आर को प्राइम नंबर, यही लिखना था, यही मैंने बोला था IMP है। देखो मैंने ही नहीं लिखा क्योंकि मैं भूल गया। ठीक है, आपको याद रखना है, ये समझ में आया। अब आप बोलोगे क्या ना भैया ये लाइन आपने बोला था ना कि नहीं भी लिखें और सीधी छलांग यहाँ मार सकते हैं, तो इसमें भी मार सकते हैं क्या, बिल्कुल मार सकते हैं, इसमें भी छलांग है ना, सीधी छलांग यहाँ मार दो, बस ये जरूर लिख देना A and B आर को प्राइम, ये वाली स्टेप जरूर लिखना। ना भी मारो तो आपको मालूम है, अब भी मैं समझ चुका हूँ, आपके ऊपर है, टाइम है तो पूरा लिखो, नहीं है तो ये चीज़ मिस कर दोगे कि इसका कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेगा। ये सिर्फ टीचर पे अच्छा इम्पैक्ट डालने के लिए है। जब टीचर कॉपी चेक करता है, जब उसकी देखता है कि ना इन्होंने तो बड़े अच्छे से साफ सुथरा और सही तरीके से लिखा है, तो वो आगे के क्वेश्चन एक अलग माइंडसेट से चेक करता है कि ना यार ये बंदा ना बहुत अच्छे से लिख रहा है, इसकी कॉपी आराम से चेक करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये चीज़ें बताई जाती हैं। तो स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4 दोनों की सेम थी। तो आपने देखा कि पहले टाइप और दूसरे टाइप में पहली स्टेप और चौथी स्टेप सेम है, दूसरी स्टेप और तीसरी स्टेप अलग अलग है। तो मैं बोलूँगा बिल्कुल आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। तो आपने क्या देखा कि दूसरा क्वेश्चन नहीं, आपने एक दूसरा टाइप खत्म कर लिया है। तो कल को अगर यहाँ 3 + √2 √5 की जगह 5 + का 3 √3 आ जाता, 6 + का बार बार प्लस क्यों ले रहा है, माइनस ले लो, 6 - का 4 √2 आ जाता
है ना, 7 माइनस का 3 √5 आ जाता, कुछ भी आ जाता। ये सब कौन से टाइप के क्वेश्चन है? आप बोलेंगे सेकंड टाइप के, तो बोलोगे कल को इधर ऐसा भी दिख जाता तब भी, मैं बोलूँगा तब भी, जरूरी थोड़ी इनके बाहर कोई मल्टीप्लाई में लिखा हो मिले। तो ये सारे कौन से टाइप के क्वेश्चन है? आप बोलेंगे सेकंड टाइप के क्वेश्चन है, और मैंने सेकंड टाइप का एक क्वेश्चन कराया है, आप समझ गए? तो आप सारे क्वेश्चन खुद ब खुद कर सकते हैं, है ना। आपका टाइप खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन खत्म नहीं, पूरा टाइप ही चला गया है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब आते हैं थर्ड नंबर के टाइप पे क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर का टाइप कैसे पता चल थर्ड नंबर का टाइप 3 है ये क्वेश्चन का? तो मैं बोलूंगा देखो डिवाइड में दिख रही है ये वाली चीज, डिवाइड या मल्टीप्लाई में। थर्ड टाइप क्या था? थर्ड टाइप था कि √2 के बगल में कोई नंबर मल्टीप्लाई में दिख जाए, मतलब प्लस माइनस ना दिखे, √3 के बगल में कुछ दिख जाए, या √3 के कोई डिवाइड में दिख जाए, या √3 खुद डिवाइड में आ जाए और उसके ऊपर कोई नंबर आ जाए। ये सब कौन से टाइप के क्वेश्चन थे? टाइप 3 के। तो टाइप 3 में क्या करना है? तो टाइप 3 में देखो भाई क्या करना है, वही स्टेप है, सेम टू सेम डिट्टो, कोई फर्क नहीं है ना। 4 स्टेप में ही क्वेश्चन कंप्लीट होगा तीनों टाइप का। पहली स्टेप क्या थी भाई आपकी? पहली स्टेप थी हमेशा इसको क्या प्रूफ करना है? प्रूफ दैट फॉलोइंग आर रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर। तो हम क्या मानते हैं? लेट 1/√2 इज रैशनल नंबर, यही मानते हैं हम, सबसे पहले रैशनल मानते हैं। फिर क्या लिखते थे हम इसके बाद? सो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a/b वेयर a एंड b आर इंटीजर एंड b नॉट इक्वल टू 0, लेट a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अब ये बात मैंने बोला था, आप इसको लिख भी सकते हो और आप स्किप भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। इस बार मैं स्किप कर रहा हूँ, आपको बताना चाह रहा हूँ कि कैसे आप डायरेक्ट छलांग मार सकते हो। तो स्टेप नंबर 1 हो गई। फिर क्या करेंगे हम? डायरेक्ट 1/2 √2 को रैशनल नंबर माना तो इसे a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख दो और यहाँ पे बता दो क्या? a एंड b आर को प्राइम नंबर, आर को प्राइम नंबर, क्योंकि एक नंबर तो इसी का है, एंड b नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाली पार्टी 0 नहीं है। आप बोलोगे ये तो आपने बताया नहीं था लिखने का, क्योंकि हम वहां पहले लिख देते थे ना इंग्लिश में, इस बार हमने इंग्लिश में लिखा ही नहीं, तो हमने ये वाली लाइन यहाँ बता दी, ना भी बताओ तो भी लोगों को पता रहता है ना, क्योंकि रैशनल नंबर माना है तो पक्का है कि ये नीचे वाली क्वांटिटी कभी 0 नहीं लेंगे। तो ये स्टेप नंबर 2 आ गई। तो आप बोलेंगे स्टेप नंबर 2 इतनी जल्दी आ गई, क्योंकि आपने याद है वो पूरा इंग्लिश का पूरा सेंटेंस गायब कर दिया। इस बार मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप कैसे एग्जाम में अगर वो चीज़ ना भी लिखें तो भी आपका क्वेश्चन बिल्कुल भरपूर पूरे नंबर के बराबर होगा, है ना। चलो ये दूसरी स्टेप हो गई। फिर क्या करना है आपको? तो मैं बोलूँगा दूसरी, है ना। फिर मैं क्या बोलूँगा? तीसरी स्टेप देखो, तो जो टाइप 2 है और टाइप 3 है, इनकी ना चारों स्टेप सेम, मतलब टाइप 2 और टाइप 3 बिल्कुल सेम है, मैं बोलूँगा बिल्कुल सेम है। और टाइप 1 से क्या रिलेशन है? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में पहली स्टेप और चौथी स्टेप सेम है, सिर्फ दूसरी स्टेप और तीसरी स्टेप का फर्क है। लेकिन टाइप 1 का क्वेश्चन और टाइप 2 का क्वेश्चन में सब कुछ सेम है, बिल्कुल डिट्टो, हर बार वही करना है। क्या करना है? जो रूट वाली क्वांटिटी है उसको अकेला करना है। अब भी अकेला करा था प्लस माइनस में, इसको अकेला करो और ऊपर करना है। तो अकेला करेंगे तो ये वाली क्वांटिटी वहां चली गई और इसको यहाँ पहुंचाया, ए को यहाँ पहुंचाया, तो ए ऊपर गया, बी ऊपर गया, ए नीचे आया, √2 ऊपर चला गया। यही हुआ ना क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर ये इधर ये इधर, क्यों? क्योंकि इसको अकेला करना है और अकेले के साथ साथ ऊपर करना है। ठीक है, ये पहुंचा दिया। फिर क्या लिखेंगे? अब आप वही लिखेंगे जो आपने लिखा था अभी, क्या? सिंस b एंड a आर इंटीजर्स, ये दोनों इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स क्यों है? क्योंकि आपने इनको रैशनल नंबर के बराबर माना, ये लिखा है ना, तो ये इंटीजर्स हैं, है ना। सिंस b एंड a आर इंटीजर्स एंड b इन क्या बोलते हैं, आर इंटीजर्स, सो b/a इज रैशनल नंबर। अगर ये दोनों इंटीजर हैं और अगर दो इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो क्या बन जाता है? रैशनल नंबर बन जाता है। इसका मतलब है अगर ये रैशनल नंबर है तो इसके सामने इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो इक्वल का साइन लिखा है तो इक्वल के सामने वाली पार्टी भी इक्वल होगी, इक्वल का मतलब है वो भी रैशनल नंबर होगी। तो कहना बिल्कुल, देयरफॉर √2 इज रैशनल नंबर, √2 भी रैशनल नंबर होगा। जैसे ही आप ये बात लिखेंगे कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो जाएगा। किस बात पे पैदा हो जाएगा? इसी बात पे, स्टेप नंबर 4 कि √2 तो एक रैशनल नंबर है। मैंने बोला था ना टाइप 3 और टाइप 4 में जो भी रूट वाली क्वांटिटी है वो बोल देंगे आपको कि ये एक रैशनल नंबर है। इस बात का आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये देंगे नहीं लिखा लिखाया कि आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। ये हमने आपको बता दिया कि आप ये सेंटेंस का कहीं भी यूज कर लो, क्योंकि आप टाइप 1 में इसका प्रूफ कर चुके हो। तो जैसे ही आपने यहाँ पे ये लिखा कि √2 एक रैशनल नंबर है, कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गया। क्या? कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट क्या कॉन्ट्राडिक्ट पैदा करा? दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट। कौन सा फैक्ट पे विवाद शुरू हो गया? दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट
√2 इज इरेशनल नंबर, IRN लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, आप मत लिखना, आप पूरा लिखना है ना। √2 एक इरेशनल नंबर है। फिर हम क्या लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइसन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों पैदा हुआ, क्योंकि हमने गलत अज्यूम कर लिया था, बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। सो वी कंक्लूड, हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, कंक्लूड दैट 1/√2 इज इरेशनल नंबर। आपने रैशनल माना था, वो रैशनल नंबर नहीं, वो एक इरेशनल नंबर है, तभी तो कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो रहा है। तो मैं अपनी बात को सुधारता हूं कि वो रैशनल नंबर नहीं, वो एक इरेशनल नंबर है। चौथी स्टेप में आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आपने देखा पहली स्टेप में आपने कितना कम लिखा, लेकिन थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा ना, थोड़ा अटपटा सा। वो अगर लाइन लिख देते तो कितना अच्छा लगता है ना। हाँ, लेकिन नहीं भी लिखेंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप, चौथी स्टेप। एक पेज का सफिशिएंट क्वेश्चन है 4 नंबर का। लेकिन अगर आप वो लाइन लिख सकें तो बहुत अच्छी बात है, ना भी लिखें तो आपको तो समझ में आ ही गया है कि आपको किस तरीके से करना है क्वेश्चनों को, है ना, टाइम के अकॉर्डिंग। चलो, तो आपको समझ में आ गया होगा कि भैया जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं चैप्टर में, चैप्टर तो आसान होते जा रहा है ना। तो मैं बोलूँगा बिल्कुल आपने 3 क्वेश्चन नहीं, लगभग कम से कम 25 क्वेश्चन कर लिए हैं, 20-25 क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि सबका सेम टाइप है ना। तो आपने दूसरा और तीसरा टाइप तो बिल्कुल सेम ही है, दोनों में जो रूट वाली क्वांटिटी है उसको अकेला प्रूफ करना है, सामने वाली क्वांटिटी रैशनल नंबर होगी तो उसके सामने रैशनल नंबर होगा, और इस बात पे कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो जाएगा और आप अपनी गलती मान के क्वेश्चन खत्म कर देंगे। चलो, अब यहाँ पे देखो ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है, ये भी थर्ड टाइप का क्वेश्चन है। अब थर्ड टाइप का क्वेश्चन है तो मैं थोड़ा जल्दी करूंगा, है ना, क्योंकि अब आपको सब आता है। तो सबसे पहली स्टेप में क्या करते थे, इसको रैशनल नंबर मानते थे। लेट 7√5 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अगर रैशनल नंबर मानते थे पूरा अपन इंग्लिश में सेंटेंस लिखते थे, फिर अपन इसे A/B के बराबर मान लेते थे, है ना। आप लिख देंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, A एंड B आर को प्राइम नंबर। ये स्टेप तो हर बार लिखनी है भाई, 1 नंबर इसी का है। फिर क्या करेंगे, जो भी रूट वाली ये क्योंकि ये टाइप 3 का क्वेश्चन है, तो जो भी रूट वाली क्वांटिटी है उसको अकेला करेंगे। जैसे ये अकेला करेंगे, ऊपर भी रहना चाहिए, तो ये 7 उधर चला जाएगा। फिर क्या लिखेंगे स्टेप नंबर 3 में, सिंस A, B और 7 आर इंटीजर, ये तीनों इंटीजर हैं, ठीक है। सो A/7B जो RHS में लिखा है वो इज रैशनल नंबर हुआ, इज अ रैशनल नंबर, RN शॉर्ट फॉर्म में। मैं लिख रहा हूँ, आप मत लिखना। सो रैशनल नंबर है, अगर ये रैशनल नंबर है देयरफॉर तो उसके सामने वाली क्वांटिटी भी रैशनल नंबर होगी। देयरफॉर √5 इज आल्सो अ रैशनल नंबर। फिर इस बात पे कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो जाएगा, क्या, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, है ना, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल नंबर। √5 एक इरेशनल नंबर है, इस बात पे कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गया। फिर हम क्या करेंगे, अपनी गलती सुधार लेंगे। हम गलती कैसे सुधारेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट हैज अराइसन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। हमारे इनकरेक्ट अजम्पशन के कारण ये कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हुआ। सो वी कंक्लूड दैट, क्या कंक्लूजन पे पहुंचे कि 7√5 जो 7√5 है इज अ रैशनल नंबर। 7√5 एक रैशनल नंबर है। अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि ना भैया ये बार बार क्यों लिख रहा है सेम स्टेप, चौथी हम समझ तो गए, लेकिन क्या करें, काम है हमारा तो हमें करना पड़ेगा। हमें लगता है ऐसा नहीं कि आप गलती कर दें, तो इसलिए बार बार बताना पड़ रहा है हमें, है ना। नहीं तो आप भी देख रहे हैं कि हर बार 4 क्वेश्चन कर चुके, 4-5 क्वेश्चन, है ना, सब में वो चौथी स्टेप सेम जा रही है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ये रैशनल नंबर है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइसन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। मुझे ही रट गया, है ना। तो देखो इसमें भी वही, मैंने पहली स्टेप में यही करा। फिर दूसरी स्टेप में मैं सीधी छलांग मार के, क्योंकि मैंने इंग्लिश में कुछ नहीं लिखा, दूसरी स्टेप, है ना। फिर तीसरी स्टेप में मैंने ये करा, इसको अकेला करा और इनके बारे में बताया। और चौथी स्टेप मेरी यहाँ से स्टार्ट हो गई, है ना, कि जैसे इनकरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो गया। तो आपने देखा ये भी दूसरे तीसरे टाइप का क्वेश्चन था, सेम था, कोई अलग थोड़ी था, है ना। चलो आगे बढ़े। जैसे ही आगे बढ़े तो आते हैं 6 + √2 पे। ये शायद लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, है ना। तो ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है, आप बोलेंगे सेकंड। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस दिख रहा है, तो अपन इसमें, अब मैं इसमें कुछ नहीं लिखूंगा,
है ना। बहुत हो गया भाई इंग्लिश, है ना। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करता हूँ। सबसे पहले स्टेप में क्या मानते हैं, इसे रैशनल नंबर मानते हैं। लेट जो भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 6 प्लस का √2 इज रैशनल नंबर, इज ए रैशनल नंबर। इसमें आपको क्या जानकारी है, अब मैं आपसे खुद पूछ रहा हूँ, आप बताइए कि इसमें आपको क्या पता है कि क्या क्वेश्चन वालों ने हिंट दे के रखी है जो लिखी नहीं है। तो आप बोलेंगे भैया इसमें ये हिंट है हमारे पास, या ये इन्होंने हमें गिवन दे दिया है कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है, इस सेंटेंस का मैं कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ। ये लाइन इन्होंने कहीं लिखी नहीं है लेकिन मुझे पता है ना, क्योंकि मैं √2 मतलब ये टाइप 1 में कर चुका हूँ, ये टाइप 3 का क्वेश्चन, टाइप 2 का क्वेश्चन है। तो जो टाइप 1 में जितनी भी चीज़ें प्रूफ कर चुका हूँ मैं, वो उनका यूज़ मैं कहीं भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो लेट 6 प्लस √2 इज रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर है तो आप इसे इस फॉर्म में लिख सकेंगे A/B के, तो आपने लिख दिया। फिर आप उनके बारे में ये भी बता देंगे कि A एंड B आर को प्राइम, A एंड B आर को प्राइम नंबर। फिर आप क्या करेंगे, दूसरी स्टेप हो गई। तीसरी स्टेप में क्या करते हैं, जो भी रूट वाली क्वांटिटी है उसको अकेला करेंगे, तो आपने अकेला कर दिया A/B - 6, ये आपने अकेला कर दिया। फिर आप क्या करते हैं, आप बताते हैं कि सिंस A, B और 6 जो हैं आर इंटीजर, अगर ये तीनों इंटीजर हैं और ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये क्या बन जाएंगे, अगर दो इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, इज अ रैशनल नंबर। ये सब कुछ मिलकर रैशनल नंबर बन गया। देयरफॉर √2 भी रैशनल नंबर हो गया, √2 इज आल्सो अ रैशनल नंबर। जैसे ही आपने ये बोली, कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गया, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट। अब तो मैं नहीं लिख रहा भाई, है ना, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज इर्रेशनल नंबर। ये कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो रहा है किस बात पे, √2 एक इर्रेशनल नंबर है। फिर क्या लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन है अराइजन बिकॉज ऑफ अवर इनकरेक्ट अजम्पशन। क्या इनकरेक्ट अजम्पन कर लिया हमने कि 6 प्लस का √2 एक रैशनल नंबर है, तो हम अपनी गलती सुधारेंगे। वी कंक्लूड दैट 6 प्लस √2 इज अ इर्रेशनल नंबर। पॉइंट समझ में आए। तो आप देखें, जब घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक क्वेश्चन तरीके से करना है, बाकी में तो आप डायरेक्ट करेंगे ना, है ना। देखो आपको रट गई है, ये स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 2, ये स्टेप नंबर 3 और यहाँ से स्टेप नंबर 4। हमने जितने क्वेश्चन करे 4 स्टेप में ही करे, 4 स्टेप में सारे क्वेश्चन हमने। अब आपको क्या समझ में आओ, क्या ना भैया, आगे देखें एक आध क्वेश्चन है कि नहीं, फिर देखें, बात खत्म करें। नहीं है भाई, अब क्वेश्चन नहीं है आपका, है ना। ये हो गई आपकी 1.2 कंप्लीट। आपने क्या देखा, अपन ने कितने शुरू करा था, फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। फिर अपन ने सेकंड से थोड़ी स्पीड बढ़ाई, थर्ड से थोड़ी और स्पीड बढ़ाई, और फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन में तो हमने जल्दी जल्दी खत्म कर दिया। तो इसीलिए पहला क्वेश्चन बहुत डिटेल में पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि उसी से पूरे चैप्टर का बेस क्लियर होता है। फिर इसके बाद हम धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि अब तैयार हो गए हो आप लोग। अगर एक बार अपन तैयारी हो गई है, फिर तो आप स्पीड बढ़ा लो, है ना। तो आपने क्या देखा कि हमने क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट पूरा कंप्लीट कर लिया, क्योंकि 2 एक्सरसाइज थी, पहली एक्सरसाइज हम कर चुके थे और ये 1.2 हमने पूरी कंप्लीट कर ली। थर्ड और फोर्थ आपके सिलेबस से हटा दी हुई है, जो नई बुक्स अपडेट हुई हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, है ना। अब खासकर आप लोगों की एक छोटी सी सलाह दे रहा हूँ कि ये जो है, ये अभी प्रूफ आपने करा है, ये आप जरूरी है एग्जाम पॉइंट के लिए। जो सेकंड एक्सरसाइज है बहुत वेरी IMP है ना, हर साल क्वेश्चन आता है इस पर, यही क्वेश्चन आते हैं, यही प्रूफ करो सेकंड एक्सरसाइज से, है ना। लेकिन भविष्य में जब 11th and 12th है, तो जब आपको पता ये प्रूफ करने थोड़ी आएंगे, उसमें कौन सा एक्सरसाइज काम आएगी, पहली वाली LCM SCF निकालना। तो सबसे ज़्यादा अच्छे प्रैक्टिस करना है LCM SCF पे, फिर इस पे। लेकिन अगर 10th के हिसाब से कर रहा है तो सबसे IMP एक्सरसाइज 1 नहीं 2 है। हालांकि सब कुछ जरूरी है, लेकिन 2 ज़्यादा जरूरी है ना। चलो, तो अपन ख़त्म करते हैं, फिर अपन अगला लेक्चर से नया चैप्टर शुरू करेंगे, है ना। पॉलिनोमियल है सेकंड चैप्टर, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सारी वीडियो टाइम पर मिल जाए, ठीक है। थैंक यू।